मनी मेकिंग मैन, लेखक जे इविंग रिची। अध्याय 2, अटलांटिक के पार। जैसा कि अपेक्षित था, अमेरिका में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से उन्नति होती है। हर कोई महत्वाकांक्षी है और वहां उसे इस तथ्य का एहसास होता है कि कोई भी पद उसकी शक्ति से परे नहीं है यदि वह इसके लिए काम करे। फ्रैंकलिन एक प्रिंटर का लड़का था, जनरल पुटनाम एक किसान था, रोजर शेरमैन एक जूता बनाने वाला था और एंड्रयू जैक्सन एक गरीब लड़का था जिसने सबसे मामूली पद से अपना रास्ता बनाया। पैट्रिक हेनरी, महान अमेरिकी वक्ता, एक देहाती शराबखाना चलाने वाला था। अब्राहम लिंकन भी अपने जीवन में उतने ही निम्न स्तर पर थे, लेकिन अमेरिका में भी भाग्य बनाना कठिन काम है। नियोर्स, एक अमेरिकी कलाकार लेकिन एक चित्रकार से बेहतर रसायनज्ञ और यांत्रिकी, ने हैवर पैकेट शिप पर चुंबकीय टेलीग्राफ के बारे में सोचा, लेकिन आविष्कारकों के समान भाग्य का सामना किया। उन्होंने गरीबी और हजारों कठिनाइयों के साथ वर्षों तक संघर्ष किया। वे पूंजीपतियों को आकर्षित करने में विफल रहे। अंत में, जब वे निराशा के आगे झुक रहे थे और आत्महत्या का विचार कर रहे थे, कांग्रेस के एक सत्र की आखिरी रात को, आधी रात को, जब विनियोग विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया जा रहा था, उन्हें वाशिंगटन और बाल्टीमोर के बीच एक प्रायोगिक लाइन के लिए 6,000 पाउंड का विनियोग मिला। फिर सफलता, पुरस्कार, सम्मान, कुलीन पदवियां, स्वर्ण पदक और अपार संपत्ति। सिलाई मशीन के अमेरिकी आविष्कारक को भी इसी तरह की बदकिस्मती का सामना करना पड़ा और फिर उतनी ही बड़ी सफलता मिली। एक अमेरिकी लेखक कहते हैं, न्यूयॉर्क में 2 तरह के लोग और 2 तरह के व्यवसाय हैं। न्यूयॉर्क के पुराने जमाने के व्यापारी कम हैं। उनकी संख्या हर दिन कम होती जा रही है। वे ईमानदारी और सम्मान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भाग्य बनाने में समय लिया। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि व्यावसायिक सफलता और व्यापारिक सम्मान एक अच्छी पूंजी है। उनकी अपार संपत्ति और स्थायी प्रसिद्धि साबित करती है कि सफल होने के लिए लोगों को मतलबी या झूठा या बेईमान होने की जरूरत नहीं है। जब जॉन जैकब एस्टोर न्यूयॉर्क में एक प्रमुख व्यापारी थे, तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो माल को माल के हिसाब से खरीद सकते थे। चाय के एक बड़े व्यापारी को पता था कि बहुत कम व्यापारी उससे ज्यादा बोली लगा सकते हैं या माल खरीद सकते हैं। इसलिए उसने एक पूरा जहाज खरीदने का फैसला किया जो अभी अभी आया था और नीलामी में पेश किया गया था। उसके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई नहीं था और उसे उम्मीद थी कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा। बिक्री शुरू होने से ठीक पहले उसे हैरानी हुई जब उसने मिस्टर एस्टोर को घाट पर धीरे धीरे चलते हुए देखा। वो उनसे मिलने गया और कहा, मिस्टर एस्टोर, आज सुबह आपसे मिलकर मुझे दुख हुआ। अगर आप अपने काउंटिंग रूम में चले जाएं और बिक्री के बाद तक रुकें, तो मैं आपको $1,000 दूंगा। इस बारे में ज्यादा सोचे बिना मिस्टर एस्टोर ने सहमति जताई, अपनी एड़ी घुमाई और कहा, चेक भेज दो। उसने पैसे खो दिए, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। जब एस्टोर हाउस का पट्टा लगभग खत्म हो गया, तो बोस्टन से कुछ पार्टियों ने तत्कालीन किराएदारों के सिर पर इसे किराए पर लेने की कोशिश की। मिस्टर एस्टोर के साथ एक निजी साक्षात्कार में उन्होंने उनकी शर्तें जाननी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, मैं मिस्टर स्टेटसन, किराएदार, से सलाह लूंगा और आपको बता दूंगा। ऐसा करना, जैसा कि वे अच्छी तरह जानते थे, उनके उद्देश्य को विफल करना था। पुराने न्यूयॉर्क व्यापारी ने कभी भी बेची गई वस्तु की प्रामाणिकता के बारे में गारंटी नहीं दी। ये पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। न्यूयॉर्क, बोस्टन और अन्य जगहों पर समृद्धि का नियम स्पष्ट है। न्यूयॉर्क बैंक के सबसे प्रसिद्ध अध्यक्षों में से एक ने अपने करियर की शुरुआत जूते सिलने से की। वो न्यूयॉर्क में एक गरीब लड़का था और एक दुकान में नौकरी की तलाश में था। तुम क्या कर सकते हो? व्यापारी ने कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लड़के ने जवाब दिया। ये जूते ले लो और उन्हें सिल दो। उसने ऐसा किया और उसने उन्हें अच्छी तरह से सिल दिया और बाकी सब भी अच्छी तरह से किया। अलेक्जेंडर स्टीवर्ट,
जब वे जीवित थे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, का जन्म आयरलैंड में हुआ था। वे युवावस्था में ही न्यूयॉर्क आ गए थे और आयरलैंड में एक रिश्तेदार द्वारा छोड़े गए थोड़े से पैसे से उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। वे दिन में 14 से 18 घंटे दुकान में काम करते थे। वे खुद ही अपना कामकाज करने वाले, कुली, बही खाता लिखने वाले और सेल्समैन थे। वे अपनी दुकान के बगल में ही रहते थे और कुछ समय के लिए उनका एक कमरा रसोई, शयन कक्ष और बैठकखाने के रूप में काम आता था। मिस्टर स्टीवर्ट ने उस समय व्यापार शुरू किया था जब व्यापारी खुद पर निर्भर थे, जब बैंक बहुत कम सहायता देते थे, जब व्यापारी अपने ग्राहकों से पैसा कमाते थे, न कि अपने लेनदारों से। एक दिन जब वे इस छोटी सी दुकान में व्यापार कर रहे थे तो एक नोट बकाया हो गया जिसे वे चुकाने में असमर्थ थे। बैंक मित्रवत नहीं थे और उनके मित्र, जैसा कि हमेशा होता है जब आप उधार लेना चाहते हैं, विशेष रूप से मुश्किल में थे। अपमानित न होने का संकल्प लेते हुए उन्होंने संकट का डटकर सामना किया। उन्होंने मन बना लिया कि वे फिर कभी ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने अपनी दुकान में हर वस्तु पर लागत मूल्य से कम मूल्य लगाया। उसने पूरे शहर को हाथ के टीलों से भर दिया। वे हर जगह थे, तहखानों, दुकानों, स्टीमबोटों, होटलों और कारों में। हर किसी को सस्ते दामों का वादा किया और न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया। छोटी सी दुकान में भीड़ थी। मिस्टर स्टीवर्ट ने व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता की। उन्होंने बहुत कम कहा, अपना सामान पेश किया और नकद ले लिया। उसे हराने के सभी प्रयासों के बाद उन्होंने चुपचाप प्रत्येक पैकेज पर स्पष्ट रूप से लिखी कीमत की ओर इशारा किया। उसके पास खाने या सोने के लिए मुश्किल से ही समय था। हर कोई आया और खरीदा, और जब वे घर पहुंचे तो ग्राहक ये जानकर प्रसन्न हुए कि उनके साथ धोखा नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने असली सौदा किया है। हैंडबिल में बिक्री को बंद करने के लिए नामित समय से बहुत पहले पूरे स्टोर की साफ सफाई हो गई थी और हर सामान नकद में बेचा गया था। परेशान करने वाले नोट का भुगतान किया गया था। वो अपनी शर्तों पर सर्वोत्तम सामान खरीदता था और इस प्रकार उसने एक ऐसे भाग्य की नींव रखी जो उसके मरने से बहुत पहले 30,000,000 डॉलर आकी गई थी। 1836 में एक अमेरिकी लेखक ने अपने व्यापार करने के तरीके का वर्णन इस प्रकार किया। हालांकि मिस्टर स्टीवर्ट अन्य व्यापारियों की तरह उधार पर माल बेचते हैं, लेकिन वे केवल नकद में खरीदते हैं। यदि वे कोई नोट लेते हैं तो बैंक से छूट पाने के बजाय वे उसे तिजोरी में रख देते हैं और परिपक्व होने देते हैं। ये उनके व्यापार में शामिल नहीं होता है और इसका भुगतान न होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। वे अपनी पसंद की कालीन की शैली चुनते हैं, निर्माता द्वारा बनाए गए हर गज को खरीदते हैं और नकद भुगतान करते हैं। वे महंगे लेस पर एकाधिकार करते हैं, महंगे सामान, फर और दस्ताने बेचते हैं और फैशन की दुनिया को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर करते हैं। चाहे वे प्रथम श्रेणी का सामान बेचें या चौथे दर्जे का, ग्राहक को वो मिलता है जिसके लिए उसने मोलतोल किया था। यात्रा पर निकली एक महिला जो शहर में कुछ दिन बिताती है, वो अपनी अलमारी के लिए हर वो सामान उचित मूल्य पर पा सकती है जो उसे चाहिए। वो सामान किसी भी शैली में बनवा सकती है और ओपेरा या बॉल या यात्रा के लिए किसी निश्चित समय पर अपने घर भेज सकती है। मिस्टर स्टीवर्ट अनुबंध लेंगे स्टीमशिप के पूरे साज सामान के लिए: कालीन, दर्पण, झूमर, चीनी मिट्टी के बर्तन, चांदी के बर्तन, कटलरी, गद्दे, लिनन, कंबल, नैपकिन, हर जरूरत की वस्तु हर शैली में उपलब्ध कराना। वो प्रतिस्पर्धा को चुनौती दे सकता है। वो निर्माता से सबसे कम नकद कीमत पर खरीदता है। वो मूल बिल प्रस्तुत करता है, केवल एक छोटा कमीशन लेता है। पार्टियों को कोई परेशानी नहीं होती। वस्तुएं प्रथम श्रेणी की होती है। वे 10 से 20% तक की बचत करते हैं और छोटा कमीशन स्टीवर्ट को अच्छी रकम देता है। वो होटलों और चर्चों को उसी तरह सुसज्जित करता है जिस तरह वो आसानी से सेना और नौसेना को आपूर्ति कर सकता था। वो व्यक्तिगत रूप से अपने व्यवसाय में जाता है। वो जल्दी जाता है और देर तक रहता है। जो लोग
छोटे घंटों में ब्रॉडवे से गुजरते हैं, वे संगमरमर के महल के कार्यकक्ष से चमकती हुई रोशनी देख सकते हैं। वो तब तक रहता है जब तक दिन का काम पूरा नहीं हो जाता और सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो जानता है कि स्टोर में क्या है और एक भी पैकेज उसकी नजर से नहीं बचता। वो पुस्तकों, चालान या सेल्समैन से परामर्श किए बिना आसानी से बेचता है। उसके पास साझेदार हैं, लेकिन वो केवल मुनाफे में भागीदार हैं। वो अपनी इच्छानुसार खरीद बिक्री कर सकता है तथा कंपनी का पूर्ण प्रबंधन अपने हाथों में रखता है। न्यूयॉर्क के हार्पर्स के बारे में कौन नहीं जानता, जिनका फ्रैंकलिन स्क्वायर में प्रकाशन गृह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा था। और हो सकता है कि हो, क्योंकि वे एक ही छत के नीचे किसी पुस्तक के प्रकाशन से जुड़े सभी काम करते हैं। 1810 में जेम्स हार्पर ने प्रिंटर बनने के लिए लॉन्ग आइलैंड पर अपना ग्रामीण घर छोड़ दिया। उनके माता पिता कट्टर मेथोडिस्ट थे। उनकी मां एक असाधारण प्रतिभा की महिला थी। उन्होंने उनके जाने पर उन्हें गले लगाया और कहा कि वे अपने ईश्वर, अपने घर या अपनी नसों में अच्छे खून को कभी न भूलें। उनके नए कार्यालय में सभी नीच और दास्तापूर्ण काम प्रिंटर के शैतान पर डाल दिए गए, जैसा कि उन्हें बुलाया जाता था। उस समय फ्रैंकलिन स्क्वायर में सभी लोग रहते थे, अमीर व्यापारी और गरीब जेम्स हार्पर की शक्ल सूरत ने बहुत सी अप्रिय टिप्पणियों को आकर्षित किया। पुराने घर में बने उनके कपड़े में मोटे थे और कट में फैशन के अनुकूल नहीं थे। युवा लोग बेचारे लड़के का मजाक उड़ाते थे। वे सड़क के उस पार से चिल्लाकर उससे पूछते थे, क्या तुम्हारा कोट पेरिस से आया है? हमें अपने दर्जी को एक कार दो। जिम, तुम्हारी मां ने तुम्हारे ब्रॉडक्लॉथ के लिए एक गज क्या दिया? कभी कभी अपनी धृष्टता में वे लोग पास आते थे और कपड़े की सुंदरता को महसूस करने के बहाने एक अप्रिय काट लेते थे। लड़के का जीवन कठिन था, लेकिन उसने किसी के दबाव में न आने का संकल्प लिया। एक दिन जब वो कोई छोटा मोटा काम कर रहा था, तो उसके एक उत्पीड़क ने उस पर हमला किया और उससे उसका कार्ड मांगा। उसने अपने हमलावर पर पलटवार किया, जानबूझकर उसके हाथ में रखी बाल्टी नीचे रखी, उसे बुरी तरह लात मारी और कहा, यह मेरा कार है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। जब मैं अपना समय समाप्त कर लूं और अपने लिए काम कर लूं और तुम्हें काम की जरूरत हो, जैसा कि तुम चाहो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें काम दूंगा। 40 साल बाद जब मिस्टर हार्पर की संस्था पूरे देश में जानी जाने लगी, जब उन्होंने शहर के सर्वोच्च नगर पालिका सम्मान प्राप्त कर लिए थे और न्यूयॉर्क के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए थे, जिस व्यक्ति को कार्ड मिला था वो मिस्टर जेम्स हार्पर की संस्था में आया और नौकरी के लिए कहा, इस आधार पर कि उसने 40 साल पहले उसे दिया गया कार्ड अपने पास रखा है। जेम्स ने बड़ी निष्ठा से अपना कार्यकाल पूरा किया। उसका मालिक उससे प्रसन्न था। उसने उसे संरक्षणात्मक तरीके से कहा, जब वो मुक्त हो तो उसे कभी भी नौकरी की कमी नहीं होनी चाहिए। जेम्स ने अपने पुराने मालिक को यह बताकर आश्चर्यचकित कर दिया कि वो खुद के लिए एक संस्था स्थापित करना चाहता है, कि उसने पहले ही एक नौकरी करने के लिए अनुबंध कर लिया है और उसे बस अपने मालिक से एक प्रमाण पत्र चाहिए कि वो एक पुस्तक सौंपने के योग्य है। डोवर स्ट्रीट के एक छोटे से कमरे में जेम्स और उसके भाई जॉन ने प्रिंटर के रूप में अपना काम शुरू किया। उनका पहला काम सेनेका के नैतिकता के 2000 खंड थे। उनकी दूसरी पुस्तक ने उनके भाग्य की नींव रखी। हार्पर्स ने न्यूयॉर्क के एपिस्कोपल सोसाइटी के लिए प्रार्थना पुस्तक के एक संस्करण को स्टीरियोटाइप करने पर सहमति व्यक्त की थी। स्टीरियोटाइपिंग कच्ची अवस्था में थी और काम मोटे तौर पर किया गया था। जब हार्पर्स ने अनुबंध लिया तो उन्होंने शहर के किसी प्रतिष्ठान में इसे करने का इरादा किया। उन्होंने पाया कि उन्हें जितना मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने कला सीखने और खुद काम करने का संकल्प लिया। ये एक धीमा और कठिन काम था, लेकिन इसे पूरा किया गया। इसे न्यूयॉर्क में अब तक देखी गई स्टीरियोटाइपिंग का सबसे अच्छा नमूना घोषित किया गया। इसने फर्म को व्यवसाय के शीर्ष पर पहुंचा दिया।
ये मेहनती, सम्माननीय और विश्वसनीय पाया गया। 6 साल में ये न्यूयॉर्क का महान प्रिंटिंग हाउस बन गया। अन्य भाई हार्पर ब्रदर्स की फर्म में शामिल हो गए। व्यवसाय पर व्यक्तिगत ध्यान देने के अलावा भाइयों ने अपने व्यक्तिगत और घरेलू खर्चों में बहुत बचत की। अपने व्यावसायिक जीवन के पहले 10 वर्षों में प्रत्येक भाई को $1000 खर्च करने पड़े। जहां तक उनके कर्मचारियों का सवाल है, तो उन्होंने बहुत सावधानी बरती। मालिकों की उदार, मिलनसार, सम्माननीय भावना ने उन्हें सबसे अच्छी मजदूरी देने और सबसे अच्छी प्रतिभा को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। जो लोग घर में प्रवेश करते थे, वे शायद ही कभी या कभी भी इसे नहीं छोड़ते थे। लड़के पुरुष बन जाते थे और हमेशा वही नौकर के रूप में रहते थे। न्यूयॉर्क में धन के प्रति प्रेम पवित्र हृदय में भी कम नहीं है। न्यूयॉर्क में सनशाइन एंड शेड के लेखक कहते हैं, शेयर बाजार में सबसे अधिक उत्साहित लोग वे लोग हैं जो पादरी होने का दावा करते हैं। इस वर्ग के एक व्यक्ति ने सट्टेबाजी में $80,000 की छोटी सी दौलत कमा ली। वो नहीं चाहता था कि इस मामले में किसी को पता चले। वो प्रतिदिन अपने पैसे दलाल की मेज पर रखता। अगर कुछ मिलता भी तो चुपचाप ले लिया जाता। दलाल छुप छुप कर व्यापार करने से थक गया। उसने ग्राहक को सलाह दी कि अगर उसे ये चीज पसंद नहीं है या उसे खुलेआम व्यापार करने में शर्म आती है, तो उसे वॉल स्ट्रीट से चले जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों के पास अक्सर नाममात्र का प्रभार होता है। वे दिखावा करते हैं कि उनका कोई मिशन है जिसके लिए वे पैसे इकट्ठा करते हैं। वे हमारे परोपकारी संस्थानों में घूमते हैं, जेलों या दंडागारों में जाते हैं, जहां भी उन्हें बात करने का मौका मिलता है। नियमित मिशनरियों को बहुत घृणा होती है और अधीक्षकों को डर लगता है। उन्हें सफेद क्रेवेट्स, पवित्र रूप और उनकी अजीबोगरीब कराह से आसानी से पहचाना जा सकता है। एक आदमी, लेखक ने सवाल में आगे कहा, खास तौर पर धार्मिक सज्जनों को दर्शाता है जो स्टॉक से परिचित है। उसका नाम रविवार के नोटिस में एक अपटाउन चर्च के मंत्री के रूप में दिखाई देता है। डाउनटाउन में उसे एक सट्टेबाज के रूप में जाना जाता है। उसका पूजा स्थल उसके यार्ड में बना एक छोटा सा घर है। ये उस कमरे जितना लंबा या चौड़ा नहीं है जिसमें वह अपने उपदेश लिखता है। पादरी एक सट्टेबाज है। उसका चर्च उसकी पूंजी है और बदलाव पर रेव। अच्छा भुगतान करता है। उसने आधा दर्जन चर्चों को नियंत्रित और त्याग दिया है। वो लंदन गया, प्रसिद्ध उपदेशक मिस्टर स्पर्जन के साथ एक लिखित अनुबंध किया, जिसके अनुसार बाद वाले को अमेरिका जाना था। इसने स्पर्जन को देश के प्रमुख शहरों में एक निश्चित संख्या में व्याख्यान देने के लिए बाध्य किया। सेवाओं में प्रवेश के लिए टिकट जारी किए जाने थे। आय का आधा हिस्सा स्पर्जन को अपने साथ लंदन ले जाना था ताकि वो अपना तंबू बना सके। बाकी आधा हिस्सा उस सज्जन के हाथों में छोड़ना था जिसने उसे यहां लाया और उसे पूरा किया। अनुबंध इस घटना के प्रकाश में आने पर बहुत हंगामा हुआ और मिस्टर स्पर्जन ने इसे पूरा करने से मना कर दिया। युद्ध छिड़ने पर इस पादरी सज्जन ने घोड़ों के अनुबंध पर अपना हाथ आजमाया। वो एक उच्च पदस्थ जनरल के पास गया और कहा कि वो एक गरीब मंत्री है, समय कठिन है और वो थोड़ा पैसा कमाना चाहता है। क्या जनरल उसे अनुबंध देगा? घोड़ों की खरीद के लिए उसे एक अनुबंध दिया गया। मंत्री ने अनुबंध बेच दिया और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया। सरकार को धोखा दिया गया। शहर में धोखाधड़ी की जांच कर रही कांग्रेस की एक समिति ने इस अनुबंध को खोज निकाला। कांग्रेस को दी गई रिपोर्ट में जनरल और मंत्री का किसी भी तरह से प्रशंसात्मक शब्दों में उल्लेख नहीं किया गया था। जब ये लेन देन न्यूयॉर्क में चल रहे थे, जनरल उस क्षेत्र में थे जहां लड़ाई सबसे ज्यादा हो रही थी। झंडे का सम्मान बनाए रखते हुए जिस रिपोर्ट में उनके नाम का अपमानजनक रूप से उल्लेख किया गया था, वो उनके पास पहुंची। उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सट्टेबाज उपदेशक को एक पत्र भेजा जो उसकी तलवार की नोक की तरह तीखा था। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो उसे हर तरह से सभी अपमानजनक चीजों से मुक्त नहीं करता है, लेन देन में कथित संबंध के बारे में, वो न्यूयॉर्क लौटते ही उसे सड़क पर गोली मार देगा।
भयभीत मंत्री ने मांगे गए हर्जाने को देने में जल्दबाजी की। अमेरिका के सम्मान के लिए सौभाग्य से लेखक ने पहले ही उल्लेख किया है, ऐसे लोगों को शहर के सम्मानित पादरी और उनके अपने संप्रदाय के सम्माननीय लोगों द्वारा कम सम्मान दिया जाता है, जैसा कि वे सट्टेबाजों द्वारा किया जाता है जिनकी वे नकल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे घृणित लोगों से कितना अलग जॉन जैकब एस्टोर था, जिसने 20 साल की उम्र में अपना जर्मन घर छोड़ दिया और नई दुनिया में किस्मत आजमाने का संकल्प लिया। वो एक गरीब अशिक्षित लड़का था और वो अपने घर से पैदल ही बंदरगाह तक जाता था, जहां से उसे जहाज से जाना था। उसे उसकी मां ने पढ़ाया था। उसकी स्कूली किताबें उसकी बाइबल और प्रार्थना पुस्तक थी और वो इन्हें अपने जीवन के अंतिम समय तक पढ़ता और उन पर विचार करता रहा। जब वो घर से निकला तो एक छोटे से बंडल में उसकी सारी सांसारिक संपत्ति थी। उसके पास इतना पैसा था कि वो एक आम जहाज चलाने के लिए यात्रा कर सके, बस इतना ही। वो अमेरिकी धरती पर बिना पैसे के उतरा। जब वो अपने पैतृक गांव से निकला तो वो रुका और पीछे की ओर एक प्यार भरी नजर डाली। जब वो लिंडन के पेड़ के नीचे खड़ा था तो उसने कहा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं मेहनती रहूंगा, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। उसने अपने इन संकल्पों को अपनी मृत्यु के दिन तक निभाया। 1783 में वे लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हुए। जहाज पर सवार होकर उन्होंने एक फर व्यापारी से परिचय प्राप्त किया, जो उनके लिए एक ऐसे व्यवसाय से परिचय का साधन था जिससे उन्होंने लाखों कमाए। मिस्टर एस्टर के शुरुआती करियर के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सेब और मूंगफली का व्यापार शुरू किया था। वे अपने साथ लंदन में अपने भाई के कारखाने से 7 बांसुरियां ले गए। इन्हें उन्होंने बेच दिया और इससे प्राप्त आय से फर बनाए। उन्होंने खुद के लिए व्यापार सीखने के लिए लगातार काम किया। वे मितव्ययी, मेहनती थे और व्यापार में शुरू से ही उन्होंने बहुत ही चतुराई दिखाई। वे जीवन के आखिरी दिनों में ये कहने के आदी थे कि उनके लिए भाग्य बनाने का एकमात्र कठिन कदम पहले $1000 जमा करना था। उनके पास कार्यकारी क्षमता थी। वे अपनी धारणाओं में तेज थे। वे अपने निष्कर्षों पर जल्दी पहुंच जाते थे। वे सौदा करते थे या उसे तुरंत अस्वीकार कर देते थे। अपने शुरुआती लेन देन में उन्होंने वही विशेषताएं दिखाई जो उन्हें परिपक्व जीवन में पहचान दिलाती थी। उन्होंने अलग अलग अनुबंध किए और उन्हें अडिग उद्देश्य के साथ पूरा किया। उन्होंने अमेरिकन फर कंपनी की स्थापना की, जिसके उनके पास शेयर थे और जिसके माध्यम से उन्होंने $50,000 से अधिक की संपत्ति अर्जित की। उनके बेटे ने अपने पिता के व्यवसाय में सफलता प्राप्त की और अपने पिता की धन अर्जित करने की क्षमता में भी। उनकी आदतें बहुत सरल थी और जीवन जीने का तरीका एक जैसा था। एस्टोर के बाद शायद अमेरिका में हम कमोडोर वेंडरबिल्ट के नाम से सबसे ज्यादा परिचित हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के स्वनिर्मित करोड़पतियों में से एक है। उन्होंने एक गरीब लड़के के रूप में जीवन की शुरुआत की और जल्दी ही पानी में उतर गए। उनका पहला रोमांच स्टेटन द्वीप से शहर तक नाव चलाना था। उन्होंने बहुत कम उम्र में नॉर्थ रिवर स्टीमबोट की कमान संभाली और अपनी दृढ़, अदम्य और साहसी इच्छा शक्ति के लिए शुरू से ही प्रतिष्ठित थे। उन्होंने स्टीमबोट किराए पर लेकर और नॉर्थ रिवर, ईस्ट रिवर, कनेक्टिकट तक सभी पुरानी लाइनों के खिलाफ विरोध करके अपनी धन सफलता की शुरुआत की। हर जगह थोड़ा पैसा कमाकर उन्होंने इसे उन शेयरों में निवेश किया जो नकद में उपलब्ध थे और हमेशा सौदेबाजी के लिए तैयार रहते थे। व्यापार में सम्माननीय, तत्पर, दृढ़ और विश्वसनीय, वो अपने व्यवसाय में दृढ़ निश्चयी थे और शहर के किसी भी व्यक्ति की तरह ही कठिन सौदेबाजी कर सकते थे। उनका रिवाज था कि वे अपना व्यवसाय नकद सिद्धांतों पर चलाते थे और कभी भी शनिवार की रात को अपने काम में लगे हर व्यक्ति को उसका पैसा दिए बिना नहीं जाने देते थे। अगर कोई असफल होने वाला था, पैसे की जरूरत थी, कोई सौदा करना था, तो वो जानता था कि कहां फोन करना है। कोई भी चीज गलत नहीं थी। लकड़ी, कोयला या रस्सियों का भार, जहाज का माल
या कारखाने में माल का स्टॉक, कांच के बर्तन, माल या कपड़े, कमोडोर निश्चित रूप से उनका उपयोग करेगा। 1868 में एक लेखक ने उनका वर्णन इस प्रकार किया। 9 से 11 बजे तक कमोडोर अपने अपटाउन कार्यालय में रहते हैं, 1 बजे अपने डाउनटाउन कार्यालय में। इन घंटों के बीच वे हार्लेम और हडसन नदी स्टेशनों का दौरा करते हैं। अब वे लगभग 80 वर्ष के हैं। वे एक योद्धा की तरह सीधे खड़े हैं। वे लंबे, बहुत पतले, अपने मेकअप में सभ्य, सुंदर उपस्थिति वाले, बर्फ की तरह सफेद बाल वाले हैं और पुराने समय के एक अच्छे व्यापारी की तरह दिखते हैं। वे सबसे चतुर व्यापारियों में से एक हैं, तत्पर और दृढ़ निश्चयी। डाउनटाउन हवेली में से एक में, जहां अभिजात वर्ग रहता था, उनका व्यावसायिक स्थान है। वे अपने पसंदीदा घोड़े द्वारा खींची जाने वाली अपनी बग्गी में ब्रॉडवे से नीचे जाते हैं, जो अपने सफेद पैरों के लिए प्रसिद्ध है। शहर में सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों में से एक है और जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता है। उनके कार्यालय में एक कमरा है, काफी बड़ा, अच्छी तरह से सुसज्जित और पसंदीदा स्टीमर और नौकानावों की तस्वीरों से सजा हुआ। कार्यालय का प्रवेश द्वार एक संकरे गलियारे से होकर, जिसे उसके गोपनीय क्लर्क के लिए बाहरी कमरा बनाया गया है। वो व्यक्तिगत रूप से सभी से मिलता है, आने वाले का अभिवादन करने के लिए उठता है और शायद ही कभी तब तक बैठता है जब तक कि काम खत्म न हो जाए और आगंतुक चला न जाए। लेकिन इसके बिना वो ऊब जाएगा और ऊब जाएगा। स्टीमबोट और शिपिंग के साथ उसका लंबा संबंध दुनिया के सभी हिस्सों से लोगों को उसके पास लाता है, जिनके पास पेटेंट, आविष्कार और सुधार है और जो उसका समर्थन चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ बेचने के लिए होता है तो वो बहुत कम शब्दों में अनुबंध तय कर लेता है। आगंतुक कमोडोर को संबोधित करता है और कहता है, मेरे पास बिक्री के लिए माल का स्टॉक है, आप क्या देंगे? आधा दर्जन तीखी पूछताछ की जाती है और एक कीमत बताई जाती है। विक्रेता ये कहते हुए मना कर देता है कि ऐसी कीमत उसे बर्बाद कर देगी। मुझे आपका माल नहीं चाहिए। यदि आप बेचना नहीं चाहते तो आप यहां क्यों आए हैं? यदि आप अपने माल के लिए अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो जाइए और ले लीजिए। समय का एक पल भी बर्बाद नहीं होगा, एक पैसा भी अधिक नहीं दिया जाएगा। और यदि वो व्यक्ति बेहतर मूल्य पाने की आशा के साथ चला जाता है, यदि वो पहले प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए वापस आता है, तो संभवतः वो माल बेच ही नहीं पाएगा। स्टीमबोट से हटकर मिस्टर वेंडरबिल्ट बहुत पहले ही रेल मार्गों में रुचि लेने लगे थे। इस क्षेत्र में उनकी सफलता इतनी अधिक थी कि वे बाजार को नियंत्रित कर सकते थे। एक अमेरिकी लेखक कहते हैं, कुछ समय पहले स्टॉक को एक कोने में रखकर उन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया था। वे हडसन के साथ हार्लेम रोड को समेकित करना चाहते थे। इस उपाय को लागू करने के लिए पर्याप्त विधानमंडल को सुरक्षित किया जाना चाहिए था। जिन दलों ने विधेयक पारित करने पर सहमति व्यक्त की थी, वे बेईमानी करने का इरादा रखते थे। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि वे थोड़ा रेल मार्ग सट्टेबाजी में लिप्त हो जाएंगे। उन्होंने हार्लेम को, जिसे भविष्य में किसी दिन वितरित किया जाना था, दाएं और बाएं बेच दिया। इन लोगों ने अपने दोस्तों को रहस्य से अवगत कराया और उन्हें सट्टेबाजी करने की अनुमति दी। शिकागो तक शायद ही कोई रेलकर्मी था जो हार्लेम को कम कीमत पर न बेच रहा हो। अपेक्षित समेकन ने स्टॉक को ऊपर उठाया। परियोजना की विफलता निश्चित रूप से इसे नीचे गिरा देगी। वोट लेने से कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने कमोडोर वेंडरबिल्ट को बुलाया और उन्हें सबूत दिए कि समेकन के मामले में यदि संभव हो तो उन्हें बर्बाद करने की साजिश चल रही थी। उसने अपने पास जितना पैसा था वो सब इकट्ठा किया और अपने दोस्तों की मदद से हार्लेम का सारा स्टॉक खरीद लिया और उसे अपनी मेज पर सुरक्षित रख लिया। रिपोर्ट के अनुसार बिल को अस्वीकार कर दिया गया। जिन लोगों ने इसके पक्ष में मतदान करने का वचन दिया था, उन्होंने खुलेआम और बिना किसी शर्म के इसके खिलाफ मतदान किया। वे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब उन्हें उम्मीद थी कि हार्लेम के पतन से उनकी किस्मत चमक उठेगी। लेकिन ये नहीं गिरा।
सभी को आश्चर्य हुआ कि पहले दिन ये स्थिर रहा, फिर ये सट्टेबाजों की घबराहट और आतंक के कारण लगातार बढ़ने लगा। किसी भी कीमत पर कोई स्टॉक नहीं मिल रहा था। लोग दाईं ओर और बाईं ओर बर्बाद हो गए, किस्मत बह गई और घायलों की चीखें सेंट्रल रोड पर हर जगह सुनाई देने लगी। अल्बानी के पास एक प्रतिष्ठित रेलवे कर्मचारी, जो काफी अच्छी संपत्ति का मालिक था, जिसने विश्वास के साथ ऑपरेशन से $50,000 कमाने की उम्मीद की थी, वो कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क के सबसे चतुर और सबसे सफल ऑपरेटरों में से एक ने $2 लाख से अधिक खो दिए, जिसे उसने षड्यंत्र के आधार पर चुकाने से इनकार कर दिया। उसका नाम तुरंत स्टॉक बोर्ड से हटा दिया गया, जिससे उसे होश आया। बाद में उसने समझौता कर लिया, लेकिन हजारों बर्बाद हो गए। हालांकि वेंडरबिल्ट ने उसे बर्बाद करने के इस प्रयास से इतना पैसा कमाया कि हार्लेम रोड में उसके पास मौजूद सभी स्टॉक का भुगतान हो गया। भूमि और अमेरिकी नदियों पर अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट न होकर मिस्टर वेंडरबिल्ट ने समुद्र में प्रयास करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने खर्च पर एक बढ़िया स्टीमर बनाया और उसे पूरी तरह सुसज्जित किया। उस समय कोलिंस लाइन अपने गौरव पर थी। मिस्टर कोलिंस अपने स्टीमर के बढ़िया बेड़े और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के साथ बहुत खुश और बहुत दबंग थे। उनसे संपर्क करना काफी मुश्किल था। किसी भी दिन स्टीमर के आने पर उन्हें डेक पर टहलते हुए देखा जा सकता था। भीड़ पीछे हट जाती थी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के सिर के लिए जगह बनाती थी। उनका एक जहाज खो गया था। वेंडरबिल्ट ने कोलिंस से अनुरोध किया कि वे अपने स्टीमर को कुछ समय के लिए लाइन पर खाली जगह लेने दें। उन्होंने सब्सिडी के लिए कोई दावा नहीं करने और कोलिंस द्वारा अपनी जगह लेने के लिए एक नया जहाज बनाने पर तुरंत अपना जहाज वापस लेने का वादा किया। कोलिंस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर वेंडरबिल्ट ने इस समुद्री व्यापार में अपना पैर रखा तो वे अपने पूरे शरीर में समा जाएंगे। अगर वेंडरबिल्ट बिना सब्सिडी के समुद्री स्टीमर चला सकते हैं, तो सरकार कोलिंस से ऐसा करने के लिए कहेगी। उन्हें किसी भी तरह से केवल शरारत ही नजर आई। उन्होंने न केवल इनकार किया, बल्कि बहुत ही रूखेपन से इनकार कर दिया। वेंडरबिल्ट के गुस्से में बोलने के तीखे डोरिक अंदाज में उन्होंने कोलिंस से कहा कि वे अपनी लाइन को समुद्र से दूर चलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सारी दौलत और अपने जीवन के कई साल भी खर्च करने पड़े। उन्होंने अपने विरोध की शुरुआत इस तरह से की कि ये अप्रतिरोध्य और कम समय का काम बन गया। उन्होंने सरकार को देश को $1 की लागत के बिना कुछ सालों के लिए मेल ले जाने की पेशकश की। उन्होंने सरकार द्वारा लगाए जा सकने वाले सबसे भारी बंधनों के तहत खुद को बांधने की पेशकश की, ताकि वे कई वर्षों तक इस सेवा को पहले से कहीं अधिक तत्परता और ईमानदारी से निभा सके। उनकी जानी मानी व्यापारिक चतुराई और ऊर्जा को स्वीकार किया गया। उन्होंने जो कहा उसे करने की उनकी क्षमता को कोई नकार नहीं सकता था। उनके प्रस्ताव को न केवल कांग्रेस के सदस्यों के सामने रखा गया, बल्कि उनके द्वारा नियुक्त 100 एजेंसियों द्वारा जोर देकर कहा गया। सब्सिडी वापस ले ली गई। कोलिंस दिवालिया हो गए। उनके शानदार स्टीमर बेड़े, जो दुनिया ने कभी देखे थे, घाटों पर खड़े थे जहां वे सड़ रहे थे। अगर कोलिंस ने वेंडरबिल्ट की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया होता या उनके साथ समुद्र पर व्यापार को विभाजित कर लिया होता, तो कोलिंस की लाइन न केवल आज एक तथ्य होती, बल्कि क्यूनार्ड लाइन जितनी समृद्ध होती। जब विद्रोह शुरू हुआ, नौसेना की हालत बहुत खराब थी। दक्षिण में हर जहाज को विद्रोहियों की सेवा में लगाया गया था। नॉर्फॉक में युद्धपोतों को जला दिया गया। एनापोलिस में उन्हें विकृत कर दिया गया और सेवा के लिए अयोग्य बना दिया गया। नौसेना का कुशल हिस्सा विदेशी समुद्रों में यात्रा कर रहा था, जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता था। युद्ध के जहाजों और तोपनावों की जरूरत बहुत स्पष्ट थी। स्टीमशिप वेंडरबिल्ट अमेरिकी जल में तैरने वाला सबसे बेहतरीन और सबसे तेज जहाज था। उसके मालिक ने उसे अपने खर्च पर युद्धपोत के रूप में तैयार किया और उसे पूरी तरह से सुसज्जित किया। फिर उसने उसे उचित मूल्य पर सरकार को बेचने के लिए पेश किया।
मिस्टर वेंडरबिल्ट ने पाया कि सरकार और खरीद के बीच कुछ लोग खड़े थे जो सरकार द्वारा खरीदे गए हर जहाज पर मुनाफे पर जोर दे रहे थे। उन्होंने उस ब्लैकमेल का भुगतान करने से इनकार कर दिया जो उनके जहाज के राष्ट्र की संपत्ति बनने पर उनसे वसूला जाता। उन्हें बताया गया कि जब तक वे इन मांगों को स्वीकार नहीं करते वे अपना जहाज नहीं बेच सकते। देशभक्त होने का दिखावा करने वाले और राष्ट्र की आवश्यकताओं से पैसे कमाने वाले लोगों के आचरण से घृणा करते हुए वो तुरंत वाशिंगटन चले गए और राष्ट्र को मुफ्त उपहार के रूप में वेंडरबिल्ट को उसके सभी उपकरणों के साथ भेंट किया। बहुत कम लोग थे जो स्वर्गीय मिस्टर वेंडरबिल्ट की तुलना में व्यवसाय में अधिक ध्यान देते थे, और जैसा कि एक अमेरिकी लेखक ने उनकी मृत्यु से कुछ साल पहले उनके बारे में टिप्पणी की थी, आर्थिक रूप से वो अंतिम महान परिवर्तन के लिए तैयार थे। उस समय उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग $30 मिलियन था। वो बहुत उदार थे जहां उन्होंने रुचि ली, लेकिन अपने दान में बहुत अनियमित थे। वो अक्सर न केवल उदारता से दान देते थे बल्कि अपने सभी दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। वो अपने व्यवसाय करने के तरीके में तत्पर, तेज, निर्णायक थे। वो अपने कामों में मिनट तक समयनिष्ठ थे। वो बहुत बुद्धिमान और अच्छी तरह से जानकार थे और वाणिज्यिक और राष्ट्रीय मामलों में चतुराई और अच्छे निर्णय में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वो मिलनसार था, दिखावा नहीं करता था, तथा साथी के रूप में वो खुशमिजाज और मिलनसार था। और जब समय ने उसके लौह शरीर पर असर दिखाना शुरू किया तथा उसे उम्र की कमी का एहसास होने लगा, तो वो उसकी चेतावनियों को अनदेखा नहीं करता था तथा कोई नया अनुमान नहीं लगाता था, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कोई अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहता था, जिनके बीच उसकी बड़ी संपत्ति अनुकूल प्रयासों और सफल वित्तीय संचालनों के परिणाम विभाजित थी। अमेरिका के महान शहरों में शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे केंद्रों में जो लोग धन का सबसे अधिक दिखावा करते हैं, जो बेहतरीन घरों में रहते हैं, बेहतरीन घोड़ों को चलाते हैं, सबसे शानदार पार्टियां देते हैं, उनमें से कई दूल्हे, कोचवान, होटल के कुली, बुट ब्लैकर, समाचार लड़के, मुद्रण लड़की, कुली और कोयला ढोने वाले थे, जो जीवन के निचले तबके से उठे थे तथा जिन्होंने कुछ साल पहले अपने अपने घरों को छोड़ दिया था। अपनी सारी सांसारिक संपत्ति अपनी टोपी के मुकुट में या जेब के रुमाल में बांधकर उन्होंने दफ्तर में कड़ी मेहनत की, दुकानों की सफाई की, आग जलाई, मार्किंग पॉट का इस्तेमाल किया, लात घूसे खाए और हर तरह की तकलीफें झेली। जिन लोगों ने न्यूयॉर्क को बनाया वे पुराने स्कूल के लोग थे। वे अपनी विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वे जीवन के सबसे साधारण क्षेत्रों से आए थे, हल और निहाई से, लैपस्टोन और प्रिंटिंग केस से, खेत और खदान से। उन्होंने डैनियल की तरह ही मेहनत की। एक गुलाम के पद से बेबीलोन के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनमें से कुछ अपनी दुकानों से दुनिया के सबसे योग्य राजनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने गए। वे अमेरिकी राष्ट्र के पिता और संस्थापक थे। ये पुराने स्कूल के लोग एक पल भी खाली नहीं रहते थे। वे अपनी छोटी सी दुकान और पाइन डेस्क से संतुष्ट थे। उनके पास अपना माल था और वे खुद ही कैशियर, सेल्समैन, क्लर्क और कुली थे। वे दिन में 16 घंटे काम करते थे और इस तरह करोड़पति बन गए। वे जालसाजी करते या व्यापार में नीच और अन्यायी होते। उन्होंने अपना धन व्यापार से कमाया, न कि धोखाधड़ी से असफल होकर। उन्होंने अपना भाग्य अपने ग्राहकों से सुरक्षित किया, न कि अपने लेनदारों से। ऐसा नहीं है यंग अमेरिका। एक अमेरिकी लेखक कहता है, उसे भागना ही होगा। वो एक भूरे पत्थर की दुकान से शुरुआत करता है जो सामानों से भरी है, जिसके लिए उसने कुछ भी भुगतान नहीं किया है। एक आकर्षक सुंदरी से विवाह करता है। वो अपना सारा व्यवसाय दूसरों को सौंप देता है, शान से रहता है और पैसे मिलने से पहले ही खर्च कर देता है। अपने घोड़े और अन्य उपांगों को भी उतना ही तेज रखता है। क्लब रूम और बिलियर्ड या समान सैलून में पहुंच जाता है। अपने पिता को बूढ़ा गवर्नर और अपनी मां को बूढ़ी औरत कहता है और अंत में अपने क्लर्क का कुली
और अपने सेल्समैन का नौकर बन जाता है। जहां उसके पिता ने छोड़ा था वहां से शुरू करता है, और जहां उसके पिता ने शुरू किया था वहां से छोड़ता है। आइए हम धन के मार्ग के कुछ और अमेरिकी उदाहरण दें। बोस्टन को अमेरिका की एक्सप्रेस कंपनियों की शुरुआत का गौरव प्राप्त है। एक सुबह एक व्यक्ति पूर्वी रेलमार्ग से सलेम जाने के लिए ईस्ट बोस्टन फेरी में सवार हुआ। उसके हाथ में लाल मोरोको से सजा हुआ एक छोटा सा ट्रंक था, जिसे लाल कीलों से बांधा गया था। ट्रंक में कुछ नोट थे जिन्हें उस व्यक्ति को इकट्ठा करना था। उसे एक छोटी सी रकम देनी थी और कुछ कमीशन जो उसे निष्पादित करने थे। एक अमेरिकी अखबार कहता है, ये ट्रंक में मौजूद मूर्त चीजें थी। इन नोटों, पैसों और ऑर्डर के अलावा उस छोटे से ट्रंक में, जिसे कोई बच्चा भी ले जा सकता था, देश के एक्सप्रेस व्यवसाय का बीज था, जिसकी एजेंसियां सूरज की तरह अथक, लगभग नियमित है। एल्विन एडम्स, क्योंकि ये उस व्यक्ति का नाम था, ने 1840 में न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच एक प्रयोग के तौर पर एक्सप्रेस व्यवसाय शुरू किया था। उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, कोई ग्राहक नहीं था और कोई पैसा नहीं था। उन्होंने अपने व्यवसाय की आने वाली महानता को चतुराई से देखा। हालांकि एक वर्ष तक यह बहुत ही छोटे तरीके से चलाया गया। उनमें अदम्य ऊर्जा थी। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे समुदाय का विश्वास जीता और वर्ष के अंत में अपने सामने सफलता का भविष्य लेकर आए। 1854 में व्यवसाय को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में बदल दिया गया और अब यह देश के सभी शहरों और गांवों तक अपनी पहुंच बना चुका है। ये माल के लिए एक एक्सप्रेस कंपनी है, बंडल से लेकर जहाज भर तक। हर दिन प्राप्त और वितरित धन की मात्रा देश के किसी भी बैंक से अधिक है। ये सबसे छोटी राशि एकत्र करता है और भुगतान करता है, और उसमें से पैसे से लदे एक बड़े वैगन में, जिसे 3 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। युद्ध के दौरान कंपनी ने सरकार को कुशल सेवा प्रदान की। संकट या घबराहट के समय जब सेना की संपत्ति को छोड़ दिया गया या बलिदान कर दिया गया, तो इसने अपनी शांति और साहस से गाड़ियों में भरकर धन ले जाया और खजाने में लाखों डॉलर बचाए। कंपनी ने निजी सैनिकों से उनके परिवारों तक धन ले जाने के लिए विशेष रूप से एक विभाग खोला। बहुत कम राशि के लिए सैनिक से धन लिया जाता था और देश के किसी भी हिस्से में उसके दोस्तों को दिया जाता था। कई मौकों पर सेना में परिवहन विभाग पूरी तरह से असमंजस में था। राहत के लिए एडम्स एक्सप्रेस कंपनी को आवेदन किया गया था। जैकब लिटिल ने शेयरों में व्यापार की तेजतर्रार, साहसी शैली की शुरुआत की, जिसके द्वारा एक ही दिन में भाग्य बनता और बिगड़ता है। 1817 में वे न्यूयॉर्क आए और जैकब बार्कर की दुकान में प्रवेश किया, जो उस समय शहर का सबसे चतुर व्यापारी था। 1822 में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में एक छोटे से तहखाने में एक कार्यालय खोला। सावधानी, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी और अपनी उम्र से परे दूरदर्शिता ने उनके शुरुआती करियर की पहचान बनाई। 12 साल तक उन्होंने अपने छोटे से अड्डे में काम किया, जैसा कि बहुत कम लोग करते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा वॉल स्ट्रीट में सबसे प्रमुख स्थान हासिल करना था। दिन में 18 घंटे वो व्यापार के लिए समर्पित करते थे। 12 घंटे अपने कार्यालय में। अपनी शामें वो खुदरा घरों में जाकर चालू मुद्रा खरीदने में बिताते थे। वो अपने पास दिए गए सभी आदेशों को निष्ठा के साथ पूरा करते थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से लेकर न्यू ऑरलियंस तक सभी प्रमुख शहरों के प्रमुख बैंकरों के साथ पत्राचार शुरू किया। 12 साल तक मिस्टर लिटिल अपने व्यवसाय के शीर्ष पर रहे। वे वॉल स्ट्रीट के महान भालू थे। उनके व्यवसाय के तरीके ने उन्हें बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित करने में सक्षम बनाया, और उन्होंने अपनी प्रणाली को तब तक बनाए रखा जब तक कि इसने उन्हें हरा नहीं दिया, जैसा कि इसने पहले कई मजबूत लोगों को किया था। न्यूयॉर्क में सनशाइन एंड शैडो के लेखक लिखते हैं, एक चौथाई सदी से भी ज्यादा समय तक ओल्ड एक्सचेंज बिल्डिंग में मिस्टर लिटिल का दफ्तर साहसिक और विशाल अटकलों का केंद्र था। चेंज पर उनकी चाल राजा जैसी थी।
जब चाहे तब वे सड़क पर घूम सकते थे और लोगों को परेशान कर सकते थे। वे अपने लेन देन में तेज और तत्पर थे और उनकी खरीदारी आमतौर पर बहुत सोच समझ कर की जाती थी। उनके पास असाधारण दूरदर्शिता थी जो कई बार अवज्ञा के बराबर लगती थी। वे इतने ज्यादा स्टॉक को नियंत्रित करते थे कि उन्हें बोर्ड का नेपोलियन कहा जाता था। जब पूंजीपतियों ने रेलवे को अविश्वास की नजर से देखा तो उन्होंने खुद को रेलरोड आंदोलन के अगुवा के रूप में पेश किया। उन्होंने उनके निर्माण से होने वाले मुनाफे को समझा। इस तरह उन्होंने बहुत ज्यादा दौलत कमाई और हर जगह उन्हें रेलवे किंग के रूप में जाना जाने लगा। जब व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई तो उन्हें सबसे पहले पता चला और उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया। उस समय एरी एक पसंदीदा स्टॉक था और बराबर कीमत पर बिक रहा था। मिस्टर लिटिल ने खुद को सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने एक बड़ी बिक्री करने का अनुबंध किया इस स्टॉक की राशि जिसे भविष्य में किसी दिन डिलीवर किया जाना था। वॉल स्ट्रीट में उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें चकमा देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक गठबंधन बनाया। उन्होंने उनके द्वारा पेश किए गए सभी अनुबंध ले लिए, सभी नए स्टॉक खरीद लिए और सब कुछ मिस्टर लिटिल की पहुंच से बाहर कर दिया, जिससे जैसा कि उन्होंने सोचा था उनके लिए अपने अनुबंधों को पूरा करना असंभव हो गया। उनका विनाश अपरिहार्य लग रहा था क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वियों के पास उनके अनुबंध और स्टॉक दोनों थे। यदि मिस्टर लिटिल को अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता तो वे अपने रहस्य बनाए रखते, कोई सलाह नहीं मांगते, कोई समझौता नहीं मांगते। वो सुबह हो गई जब स्टॉक डिलीवर करना होगा या वॉल स्ट्रीट के ग्रेट बियर को टूटना होगा। वो उस सुबह अपने कार्यालय में आया, हमेशा की तरह आत्मनिर्भर और शांत। उसने अपने व्यवसाय या अपनी संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। 1 बजे वो एरी कंपनी के कार्यालय में दाखिल हुआ। उसने ऋण के कुछ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जो निगम द्वारा जारी किए गए थे। उन प्रमाण पत्रों के द्वारा कंपनी ने बदले में स्टॉक जारी करने का वचन दिया था। मिस्टर लिटिल ने उस स्टॉक की मांग की। पालन करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। उस स्टॉक के साथ उसने अपना अनुबंध पूरा किया, चकमा दिया, षड्यंत्रकारियों को हराया और विजय प्राप्त की। सट्टेबाजी के जोखिम भरे समुद्र में उतरने वाले सभी लोगों के लिए ये आम बात है, लेकिन आखिरकार मिस्टर लिटिल को भी उलटफेर का सामना करना पड़ा। एक दिन वॉल स्ट्रीट से एक दोस्त के साथ चलते हुए वे यूनियन स्क्वायर से गुजरे, जो उस समय न्यूयॉर्क के सबसे धनी लोगों का निवास स्थान था। शानदार घरों की कतारों को देखते हुए मिस्टर लिटिल ने कहा, मैंने आज इतना पैसा खो दिया है कि मैं पूरा स्क्वायर खरीद सकता हूं। हां, उन्होंने आगे कहा, और उसमें रहने वाले आधे लोग। वे 3 बार दिवालिया हुए और जो तब एक बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी वो हर बार डूब गई। हर बार असफलता से वे उबरे और अपने कर्ज का पूरा भुगतान किया। पूंजीपतियों के बीच ये एक आम टिप्पणी थी कि जैकब लिटिल के लटके हुए कागजात ज्यादातर लोगों के चेक से बेहतर थे। उनका पूरा व्यक्तित्व आत्मविश्वास जगाता था। वे अपने व्यवहार में संयमी थे और व्यापार को छोड़कर बिल्कुल संकोची थे। वे एक लेनदार के रूप में उदार थे। अगर कोई व्यक्ति अपने अनुबंधों को पूरा नहीं कर पाता था और मिस्टर लिटिल को यह संतुष्टि होती थी कि वो ईमानदार है, तो वे उस पर कभी दबाव नहीं डालते थे। अपने पहले निलंबन के बाद, हालांकि कानूनी रूप से मुक्त, उन्होंने हर लेनदार को पूरा भुगतान किया। हालांकि इसमें लगभग $10 लाख लगे। उनके दान बड़े और दिखावटी थे। दक्षिणी विद्रोह, अफसोस, ने उनकी बची हुई संपत्ति को बहा दिया और वे गरीब होकर अपने परिवार के साथ रहते हुए मर गए। उनके अंतिम शब्द थे, मैं ऊपर जा रहा हूं। मेरे साथ कौन जाएगा? हमें इस अध्याय से एक नाम नहीं छोड़ना चाहिए जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जेम्स बेनेट, जो आज भी एक शक्तिशाली अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड के संस्थापक है। बेनेट का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। उनका पालन पोषण गॉर्डन कैसल की छाया में हुआ। उनके माता पिता रोमन कैथोलिक थे
और उन्हें उनके धर्म की शिक्षा दी गई थी। हर शनिवार की रात परिवार धार्मिक सेवा के लिए इकट्ठा होता था। जेम्स को 15 साल की उम्र तक स्कूल में रखा गया था और फिर उन्होंने एबरडीन में एक रोमन कैथोलिक सेमिनरी में प्रवेश लिया। उनके माता पिता उन्हें मंत्रालय के लिए चाहते थे। उन्होंने डी के तट पर 3 साल तक अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने कॉलेज के कैरियर को छोड़ दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के संस्मरणों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें अमेरिका और फ्रैंकलिन के घर जाने की गंभीर इच्छा हुई और वे 1819 में वहां पहुंचे। पोर्टलैंड में उन्होंने शिक्षक के रूप में एक स्कूल खोला और फिर वे बोस्टन चले गए। शहर और आसपास की जगहों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने फ्रैंकलिन की हर वो यादगार खोज निकाली जो मिल सकती थी। उन्होंने क्रांति के सभी अवशेषों की जांच की और ग्रेट ब्रिटेन के साथ संघर्ष में यादगार बनाए गए स्थानों का दौरा किया। लेकिन वे गरीब थे और लगभग निराश थे। वे बिना पैसे, भूखे और बिना दोस्तों के आम लोगों के बीच घूमते थे। अपने सबसे बुरे समय में उन्हें न्यूयॉर्क का एक शिलिंग मिला और उसी समय से उनका भाग्य चमकने लगा। उन्होंने बोस्टन में प्रूफ रीडर के रूप में एक पद प्राप्त किया और गद्य और पद्य दोनों में एक लेखक के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। 1822 में वे न्यूयॉर्क आए और तुरंत खुद को प्रेस से जोड़ लिया, जिसके लिए उनकी एक निश्चित रुचि थी। वे अपने काम में लापरवाही नहीं बरतते थे। उन्हें जो भी पेश किया जाता था वे उसे स्वीकार कर लेते थे। वे मेहनती, शांत, मितव्ययी, बहुत ही चतुर और उल्लेखनीय योग्यता वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जल्द ही चार्ल्सटन कुरियर में स्पेनिश अमेरिकी पत्रों के अनुवादक के रूप में एक पद प्राप्त कर लिया। उन्होंने कुरियर के लिए अन्य लेख भी तैयार किए, जिनमें से कई पद्य में थे। उनकी शैली तीखी, तेज और ऊर्जावान थी। 1825 में वे खरीदकर न्यूयॉर्क कुरियर के मालिक बन गए। यह रविवार का अखबार था, लेकिन सफल नहीं रहा। 1826 में वे नेशनल एडवोकेट के सह संपादक बन गए, जो एक लोकतांत्रिक अखबार था। इसे छोड़कर वे मिस्टर नोआ द्वारा संचालित इंक्वायर के सह संपादक बन गए। वे टैमनी सोसाइटी के सदस्य भी थे और एक उत्साही पक्षपाती थे। कांग्रेस के सत्र के दौरान मिस्टर बेनेट अपने अखबार के लिए राजधानी में लिख रहे थे और उस पद पर रहते हुए कुरियर और इंक्वायर के बीच विलय हो गया। फिर से उन्हें बैंक के मामले में उनके और संपादक के बीच मतभेद के कारण अखबार छोड़ना पड़ा। इस समय उन्होंने अपना ध्यान न्यूयॉर्क प्रेस की ओर लगाया, जो उस समय गंभीर रूप से पिछड़ा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि ये वो नहीं था जिसकी मांग की जा रही थी और उन्होंने एक ऐसा अखबार स्थापित करने का संकल्प लिया जो महानगरीय पत्रिका के उनके विचार को साकार करे। उनके पास न तो पूंजी थी, न ही उनका समर्थन करने वाले कोई अमीर दोस्त। उनके पास केवल उनका साहस, योग्यता और अदम्य संकल्प था। 6 मई 1835 को न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपना प्रकाशन शुरू किया। ये एक छोटा सा अखबार था। मिस्टर बेनेट संपादक, रिपोर्टर और संवाददाता थे। उन्होंने शहर की खबरें एकत्र की और पैसे वाले लेख लिखे। उन्होंने अपने अखबार की वित्तीय विशेषता को चिह्नित करने का संकल्प लिया। स्टॉक बोर्ड को उनका कोई कर्ज नहीं था। अगर वे गरीब थे तो वे कर्ज में नहीं थे। वे शेयरों में हाथ नहीं डालते थे। उन्हें बैल और भालू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे अपनी मर्जी से बैंकरों और स्टॉक जॉबर्स को पैसे दे सकते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे कड़ी मेहनत करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, संयमी और मितव्ययी थे और ऐसा लगता था कि वे केवल अपने अखबार के लिए जीते थे। वे खुद ही अपना कंपोजिटर और एरंड बॉय थे। अपने समाचार खुद ही एकत्र करते थे, अपने कागजात मेल करते थे, अपना हिसाब किताब रखते थे और वे अमीर हो गए। उनका संगमरमर का महल दुनिया का सबसे पूरा अखबार प्रतिष्ठान था। हेराल्ड बिल्डिंग पूरी होने से पहले और जब वो राष्ट्रीय बैंकों पर क्रूर हमला कर रहा था, तो उनमें से एक के अध्यक्ष ने उससे कहा, मिस्टर बेनेट, हम जानते हैं कि इस विशाल व्यवसाय को चलाने के अलावा
इस इमारत को बनाने में आप बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं। यदि आपको कोई सुविधा चाहिए तो आप हमारे बैंक में ले सकते हैं। मिस्टर बेनेट ने उत्तर दिया, जमीन खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले मैंने केमिकल बैंक में $2,50,000 जमा किए थे। हेराल्ड बिल्डिंग पर एक भी डॉलर बकाया नहीं है जिसे मैं चुका न सकूं। यदि बंधककर्ता मुझे अनुमति दे तो मैं कल ही बंधक का भुगतान कर दूंगा। जब इमारत खुल जाएगी तो यदि मुझे भुगतान करने की अनुमति दी जाए तो मैं किसी भी व्यक्ति को $1 भी नहीं दूंगा। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं 1 घंटे में चुका न सकूं। मैंने बैंक में जमा धन में से $1 भी नहीं छुआ है, और जब तक वह पैसा है मुझे किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है। उनकी सफलता का एक रहस्य जल्द ही बताया जाता है। वे अपने अखबार के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को बुला सकते हैं। वे ताजा खबरों के लिए उदारतापूर्वक भुगतान करते हैं जिसका उन्हें विशेष उपयोग है। यदि कोई पायलट स्टीमर को तेजी से चलाता है या कोई इंजीनियर अपने इंजन को अतिरिक्त गति देता है तो वे जानते हैं कि हेराल्ड कार्यालय में उन्हें इसके लिए अच्छा भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इसका मालिक कीमत के बारे में कोई झगड़ा नहीं करता है। जब शनिवार की देर रात को कोलिंस के स्टीमर के खो जाने की खबर शहर में लाई गई तो संदेशवाहक सीधे हेराल्ड कार्यालय पहुंचा। मांगी गई कीमत चुकाई गई, लेकिन संदेशवाहक को दावत दी गई और इमारत में तब तक कैद रखा गया जब तक कि शहर में रविवार की सुबह अतिरिक्त प्रतियां नहीं भर गई। हेराल्ड के अटैची सभ्य दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। वे वहां जाते हैं जहां नायक जाने से डरते हैं। अगर किसी चीज में वे पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अगर पहले और ताजा खबरें छपने दी जाती हैं तो एक तीखा तीखा पत्र लिखा जाता है। या तो लेखक को छुट्टी दे दी जाती है या उसे घर भेज दिया जाता है। युद्ध के दौरान वाशिंगटन में हेराल्ड प्रतिष्ठान एक कौतूहल का विषय था। ये जगह उतनी ही व्यस्त थी जितनी कि युद्ध विभाग। हर तरफ से झागदार घोड़े आ रहे थे जिन पर चिट्ठी पत्री सवार थे। दरवाजे के सामने जनरल के मुख्यालय की तरह काठीदार घोड़े बंधे हुए थे। हर सेक्शन से लेकर अखबार के प्रेस में जाने के आखिरी क्षण तक की ताजा खबरें पहुंचाने के लिए तारों को नियंत्रित किया जाता था। मिस्टर बेनेट एक बेहतरीन उदाहरण है। यह बेशक उनके जीवन काल में ही लिखा गया था कि अमेरिका एक गरीब लड़के के लिए क्या कर सकता है और एक गरीब लड़का अपने लिए क्या कर सकता है अगर उसके पास प्रतिभा, साहस, चरित्र और मेहनत है। हितों के टकराव और प्रतिद्वंद्विता की गर्मी में किसी व्यक्ति का सही आकलन करना मुश्किल है। आने वाले समय में मिस्टर बेनेट उन महान नामों की आकाशगंगा में अपना स्थान लेंगे जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, अपने भाग्य के निर्माता रहे हैं और जिस युग में वे रहे हैं उस पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। होरेस ग्रीली का जन्म मिस्टर बेनेट की तरह ही साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने भी मिस्टर बेनेट की तरह ही कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म न्यू हैम्पशायर में हुआ था और बचपन से ही उन्हें पढ़ाई का शौक था। पिता को एक नई बस्ती में जाना पड़ा और यहां चूंकि घर पर बहुत कम काम था, इसलिए नाश्ते के बाद घर की देखभाल खुद ही करनी पड़ती थी। परिवार, पिता, मां, लड़के, लड़कियां और बैल सब एक साथ काम करने चले जाते थे। बचपन में ही लड़के ने यह साबित कर दिया था कि उसके अंदर यांकी तत्व बहुत मजबूत था। सबसे पहले वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था और उसके पास हमेशा बेचने के लिए कुछ न कुछ होता था। वो मेवे जमा करता और उन्हें दुकान पर उन वस्तुओं के बदले में देता जो वो खरीदना चाहता था। वो एक चीड़ के तने को, जिसकी जड़ें चीड़ की तरह ही ज्वलनशील होती है, कई घंटों तक काटता रहता और जड़ों को छोटे छोटे बंडलों में बांधकर और छोटे बंडलों को एक बड़े बंडल में बांधकर उसे दुकान पर ले जाता और उसे जलाओ लकड़ी के बदले बेच देता। वेस्ट हेवन में उसका पसंदीदा आउटडोर खेल भी मधुमक्खी का शिकार था, जो न केवल एक सुखद और रोमांचक शगल है बल्कि कभी कभी शिकारी को शहद के एक बड़े हिस्से से पुरस्कृत करता है। एक पेड़ से अक्सर 150 पाउंड तक शहद प्राप्त किया गया है। यह लाभदायक खेल था और होरेस को यह आश्चर्यजनक रूप से पसंद था।
शहद का उसका हिस्सा आम तौर पर स्टोर तक पहुंच जाता था। इन और अन्य उपायों से लड़का हमेशा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता था। जब उसने एक प्रशिक्षु के रूप में छपाई का काम सीखना शुरू किया तो उसने अपनी अलमारी को एक छोटे से पॉकेट रुमाल में पैक कर लिया, और यह छोटा होने के बावजूद इसमें ज्यादा सामान आ जाता था, क्योंकि मालिक के पास एक ही समय में 2 शर्ट और एक जोड़ी कपड़े से ज्यादा कभी नहीं होते थे, जब तक कि वो वयस्क नहीं हो गया। अगर कभी कोई स्वनिर्मित व्यक्ति था, एक पुराने मित्र ने लिखा, ये वही होरेस ग्रीली है, क्योंकि उसके पास न तो अमीर या प्रभावशाली दोस्त थे, न ही कॉलेजिएट या अकादमिक शिक्षा, या दुनिया में उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय उसके अपने स्वाभाविक अच्छे विवेक, अध्ययन के प्रति एक अदम्य प्रेम और अपने प्रयासों से अपना रास्ता जीतने के दृढ़ संकल्प के। इसके अलावा उसके पास अंकगणितीय गणना के लिए एक स्वाभाविक योग्यता थी, और वो अपने बचपन में अपने प्रदर्शनों की सुविधा और सटीकता और व्याकरण के ज्ञान में अपनी उम्र के अधिकांश लोगों से आसानी से आगे निकल सकता था। उसने राजनीतिक सांख्यिकी और राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों और उपायों को देखना और याद रखना सीख लिया। राज्यपाल और कांग्रेस के लिए विभिन्न और बहुसंख्यक उम्मीदवार न केवल एक राज्य में बल्कि कई में, और अंत में सभी राज्यों में, साथ ही इस और उस और अन्य कांग्रेसी जिलों, चाहे डेमोक्रेट हो या नहीं, कि सभी प्रकार के चुनावों में कराधान और वोट के साथ। इन चीजों में उसने तेजी से और आसानी से महारत हासिल की और अपनी विशाल स्मृति में संजोया, जब तक कि हम ये कहने का साहस नहीं करते, इस समय इस विशेष विभाग में, इस या किसी अन्य देश में उसके बराबर के बहुत कम लोग हैं, यदि कोई है भी। ग्रीली ने अपना प्रशिक्षुता पूरा करने के बाद अपनी जेब में $10, पीठ पर एक बंडल और एक छड़ी लेकर न्यूयॉर्क आया। उसके लिए नौकरी पाना कठिन काम था, लेकिन आखिरकार उसे एक समाचार पत्र कार्यालय में रख लिया गया। कुछ समय बाद वह एक सट्टेबाजी में शामिल हो गया, जिससे न्यूयॉर्क को एक पेनी पेपर मिलना था, और अपने साथी मिस्टर स्टोरी के साथ मिलकर उस पेपर के बंद हो जाने के बाद भी छपाई करता रहा। फिर उसने न्यूयॉर्कर शुरू किया। इस बीच उसने उत्तेजक पदार्थों का उपयोग छोड़ दिया और शाकाहारी बन गया। कमोबेश संपादकीय कार्य कमोबेश लाभदायक होने के बाद ग्रीली ने न्यूयॉर्क ट्रिब्यून शुरू किया, जो शुरू से ही सफल रहा। न्यूयॉर्क के एक और प्रमुख व्यक्ति डैनियल ड्रू थे। जब वो 15 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो अपना भाग्य तलाशने के लिए न्यूयॉर्क आया। कुछ करने का संकल्प करके और कुछ बेहतर करने के लिए न होने पर वो किसी दूसरे के विकल्प के रूप में एक सैनिक बन गया। फिर उसने पशुपालन का काम शुरू किया और उसके निर्देशन में 2000 से अधिक मवेशियों के झुंड ने एलेजेनीज को पार किया। 1834 में उसने स्टीमबोट उद्यम शुरू किया। 1836 में वो वॉल स्ट्रीट में दिखाई दिया। 11 वर्षों तक उसकी फर्म बहुत प्रसिद्ध रही। मिस्टर ड्रू एक तेज, साहसी और सफल संचालक थे। एरी रेलरोड के साथ उसका संबंध, जिसने उस कंपनी के कागजात को $1.5 मिलियन की राशि की गारंटी दी थी, उसके लेन देन की महानता को दर्शाता है। 1857 में कंपनी के कोषाध्यक्ष के रूप में वेंडेबल द्वारा $1.5 मिलियन की राशि के अपने कागजात को समर्थन देने से एरी को दिवालियापन से बचाया गया। उस वर्ष के दौरान सार्वभौमिक बर्बादी के बीच मिस्टर ड्रू के नुकसान बहुत अधिक थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने अखबार से तुरंत मुलाकात की और कहा कि उस पूरे संकट के दौरान उन्होंने 1 घंटे की भी नींद नहीं खोई। वेंडेबिल्ट के साथ मिलकर उन्होंने हार्लेम रोड को उसके बढ़ते कर्ज से मुक्त किया तथा उसे समृद्ध स्थिति में स्थापित किया। न्यूयॉर्क के एक लेखक कहते हैं, महान बार्नम को भूलना अक्षम्य होगा। वे हमारे सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक है। वे 39th स्ट्रीट के कोने में 5th एवेन्यू में एक महंगे भूरे पत्थर के घर में करोड़पतियों के बीच रहते हैं और खुद भी करोड़पति है। वे वास्तविक जीवन के विवरणों से दूर रहते हैं, हालांकि उनके पास बार्नम और वैन एम्बर्ग संग्रहालय का नियंत्रण है।
उन्होंने कई बार धन कमाया और खोया है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उनके पास धन है जिसे वे बहुत उदारता और सौहार्दपूर्ण आतिथ्य के साथ खर्च करते हैं। उनका जन्म कनेक्टिकट के बेथेल में हुआ था और उन्हें उनके पिता द्वारा संचालित एक गांव के सराय में प्रशिक्षित किया गया था। वे एक आशावादी उत्साही स्वभाव के थे और उन्हें मौज मस्ती के लिए उनके अदम्य प्रेम के लिए जाना जाता था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने लिए जीवन शुरू किया और 19 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया। हेराल्ड ऑफ फ्रीडम के संपादक के रूप में उन्होंने एक अमेरिकी कुख्याति प्राप्त की। ये पत्र अपनी सारगर्भिता और जोश के लिए जाना जाता था। अधिकारियों पर तीखी टिप्पणियों के कारण मिस्टर बार्नम जेल में बंद कर दिया गया था। उसकी रिहाई के दिन उसके दोस्त बड़ी संख्या में गाड़ियों, संगीत बैंड और झंडों के साथ इकट्ठे हुए और उसे घर ले गए। एक प्रदर्शक के रूप में उनकी पहली उपस्थिति वाशिंगटन की प्रतिष्ठित नर्स जॉयस हेथ नामक एक बूढ़ी नीग्रो के संबंध में थी। उनका अगला प्रयास स्कडर के अमेरिकी संग्रहालय पर कब्जा करना था। बर्नम के पास दुनिया में $5 भी नहीं थे, न ही उन्होंने कोई डाउन पेमेंट किया था। यह सौदा दफनाने के लिए तैयार लाश से थोड़ा बेहतर था। फिर भी उन्होंने खुद को बहुत कठोर शर्तों से बांध लिया और सभी शर्तों को पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध बौने चार्ल्स एस स्ट्रैटन को सुरक्षित किया और उनका प्रदर्शन किया। उन्होंने जेनी लैंड की सेवाएं भी हासिल की। खुद को 150 रातों के लिए $1000 प्रति रात का भुगतान करने के लिए बाध्य किया। हर तरह के सभी खर्चों को वहन किया। ये अनुबंध एक बहुत बड़ी आर्थिक सफलता साबित हुआ। जॉयस हेथ के दिनों से लेकर आज तक मिस्टर बर्नम के पास हमेशा अपने शो से जुड़ी कोई न कोई विशेषता रही है जिसे दुनिया ने ये सब बकवास है, और मिस्टर बर्नम इस बात से इनकार नहीं करते कि वे सच है। इनमें वूली हॉर्स, बफेलो हंट, द प्लॉइंग एलिफेंट, सेगल मरमेड, द व्हाट इज इट और गोरिल्ला शामिल है। लेकिन मिस्टर बर्नम का दावा है कि जबकि ये विशेष विशेषताएं वो सब नहीं है जो जनता उम्मीद करती है। प्रदर्शनी में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को उसके पैसे का 10 गुना मूल्य मिलता है, कि उनकी लाखों जिज्ञासाएं और राक्षसी वस्तुएं, दैत्य और बौने, उनके चिड़ियाघर और नाटकीय मनोरंजन की एक विविधतापूर्ण और अपार मात्रा प्रस्तुत करते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। हाल ही में एक बड़े या लाल बबून को संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। इसे एक जीवित गोरिल्ला के रूप में विज्ञापित किया गया था, जो अमेरिका में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र गोरिल्ला था। मिस्टर बर्नम के एजेंट प्रेस को इस हद तक धोखा देने में सफल रहे कि सम्मानित दैनिकों ने इस दुर्जेय गोरिल्ला की क्रूरता का वर्णन किया, जिसका क्रोध इतना तीव्र था और उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि वह लगभग फटने ही वाला था जहाज से उसे संग्रहालय लाने वाले लोगों से बात करें। बर्नम ने जानवर को नहीं देखा था, और जब उन्होंने पोस्ट में इसका विवरण पढ़ा तो वे बहुत उत्साहित हुए और तुरंत लोगों को सावधान रहने के लिए भेजा कि किसी को नुकसान न पहुंचे। बबून एक छोटे आकार के बिल्ली के बच्चे जितना उग्र था। कहानी ने अपना काम किया और भीड़ इस अद्भुत जानवर को देखने के लिए आई। अन्य लोगों के अलावा स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट से एक प्रोफेसर आए। उन्होंने जानवर की जांच की और फिर मिस्टर बर्नम से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने मालिक को बताया कि उन्होंने गोरिल्ला के अद्भुत विवरण पढ़े हैं और उनसे मिलने आए हैं। वो बबून का बहुत बढ़िया नमूना है, प्रोफेसर ने कहा, लेकिन वो कोई गोरिल्ला नहीं है। क्या कारण है कि वो गोरिल्ला नहीं है? बर्नम ने कहा। प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि सामान्य गोरिल्लाओं की कोई पूंछ नहीं होती। मैं मानता हूं, शोमैन ने कहा, कि सामान्य गोरिल्लाओं की कोई पूंछ नहीं होती, लेकिन मेरे पास है, और यही बात इस नमूने को और भी उल्लेखनीय बनाती है। प्रोफेसर के जवाब ने उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर दिया और वे सेवानिवृत्त हो गए तथा मैदान का नियंत्रण मिस्टर बर्नम के हाथों में छोड़ दिया। मिस्टर बर्नम का नियम रहा है कि वे अपने सभी प्रशंसकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य देते हैं, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वे किस तरह से अपनी प्रदर्शनियों में लोगों को आकर्षित करते हैं।
उनका उद्देश्य कुख्याति प्राप्त करना रहा है। उन्होंने अटलांटिक टेलीग्राफ कंपनी को तारों पर पहले 20 शब्द भेजने के विशेषाधिकार के लिए $5000 की पेशकश की। मिस्टर बार्नम के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। ब्रिजपोर्ट में उनका भव्य विला जलकर राख हो गया। ईस्ट ब्रिजपोर्ट के निर्माण के लिए उत्सुक वो एक निर्माण कंपनी के लिए जिम्मेदार बन गए और उनका भाग्य 1 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन अद्भुत बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने खुद को राहत दी। एक व्यवसायी के रूप में उनके पास विलक्षण कार्यकारी शक्ति और महान क्षमता है, जो लोग मिस्टर बार्नम को एक ढोंगी मानते हैं, जो उनकी सफलता का श्रेय उनके द्वारा कहे गए पाखंड, बकवास, अतिरंजित चित्रों और बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए विज्ञापनों को देते हैं। उन्हें पता चलेगा कि उनकी सफलता का रहस्य उस दिशा में नहीं था। उनकी सारी विलक्षणता के नीचे एक व्यावसायिक ऊर्जा, चातुर्य, दृढ़ता, चतुराई और उद्योग था। फिर $4 प्रति सप्ताह के हिसाब से एक एम्फी थिएटर के लिए विज्ञापन लिखना, फिर $1 के बिना संग्रहालय के लिए मोलतोल करना, जो बिल्कुल बेकार था। एक निगम को चकमा देना, जो संग्रहालय को उसके सिर पर खरीदने के लिए उसे चकमा देना चाहता था। एक निर्मित मत्स्यांगना का प्रदर्शन करना, जिसे उसने बोस्टन के एक शोमैन से खरीदा था। टॉम थम को 11 साल का बताना, जबकि वो 5 साल का था। अपने ऊनी घोड़े को दिखाना और होलकेन में अपने जंगली भैंसों का प्रदर्शन करना, ये और अन्य छोटी छोटी बातें जो बरन ने की, वे जनता को मालूम है। लेकिन ऐसी और भी बातें हैं जो जनता को नहीं मालूम थी। बरन पूरी तरह ईमानदार था और वह अपने व्यापारिक अनुबंधों को अक्षरशः पूरा करता था। उसने सबसे कठोर मितव्ययिता अपनाई। अपनी पत्नी में एक हार्दिक सहयोगी पाकर उसने अपने परिवार को थोड़े बहुत भत्ते पर रखा और खुद घर के खर्च में हाथ बंटाया। उसने अपने परिवार के खर्च के लिए प्रति वर्ष $600 की अनुमति दी और उसकी पत्नी ने उस राशि को घटाकर $400 करने का दृढ़ निश्चय किया। संग्रहालय खरीदने के 6 महीने बाद मालिक दोपहर के समय टिकट घर में आया। बरन अपना किफायती खाना खा रहा था, जो उसके सामने फैला हुआ था। क्या आप अपना खाना इसी तरह खाते हैं? मालिक ने पूछा। बरन ने कहा, मैंने संग्रहालय खरीदने के बाद से सब बात को छोड़कर कभी गर्म खाना नहीं खाया है और मेरा इरादा तब तक सप्ताह के किसी दिन भी नहीं खाने का है, जब तक मैं कर्ज से मुक्त नहीं हो जाता। आप सुरक्षित हैं और साल खत्म होने से पहले संग्रहालय का भुगतान कर देंगे, मालिक ने जवाब दिया। 1 साल से भी कम समय में संग्रहालय का भुगतान प्रतिष्ठान के मुनाफे से कर दिया गया। व्यापार की सफलता के लिए मिस्टर बरन द्वारा बताए गए नियमों से बेहतर कोई नियम नहीं है और जिन्होंने उनके मार्ग का मार्गदर्शन किया है, उनमें से ये है, उचित सहायता प्राप्त करें। यदि आप लगभग भूखे मर जाएं तो भी अपनी आय के भीतर गुजारा करें। दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर निर्भर रहें। विज्ञापन से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोगों में शायद एक थे मिस्टर बार्न्स, जो न्यूयॉर्क लेजर के मालिक थे। यह तरीका पूरी तरह से उनका अपना था। जब वे किसी दैनिक पत्रिका के कॉलम या एक पूरे पक्ष को लेकर लोगों को चौंकाते थे, तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। 3 या 4 पंक्तियों को दोहराने का उनका तरीका, जैसे जेनी जोन्स सिर्फ लेजर के लिए लिखती है, या लेजर में मिसेस साउथवॉर्ड की नई कहानी पढ़े, और इसे बार बार दोहराया जाता था जब तक कि लोग इससे घृणा करने लगते थे और अपना गुस्सा नहीं छिपाते थे। अपने आप में एक प्रणाली थी। एक व्यक्ति ने मिस्टर बार्न्स से कहा, हेराल्ड का पूरा पक्ष लेने और उस कथन को 1000 बार दोहराने का क्या फायदा? क्या आप मुझसे ये सवाल पूछते? मिस्टर बार्न्स ने जवाब दिया, अगर मैंने इसे सिर्फ 1 बार डाला होता। मैंने इसे आपका ध्यान आकर्षित करने और आपको ये सवाल पूछने के लिए प्रेरित करने के लिए डाला था। विज्ञापन का ये तरीका नया था और इसने लोगों को आश्चर्यचकित और उपहास दोनों ही तरह से उकसाया। उनके विनाश की बार बार भविष्यवाणी की गई थी और जब उन्होंने इस तरह से एक बढ़िया संपत्ति अर्जित कर ली, तो ये महसूस किया गया कि उन्होंने जो पद हासिल किया है वो वही है जिसे वे तब हासिल करना चाहते थे
जब वे एक साधारण प्रिंटर के लड़के थे। उन्होंने सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने प्रिंटर के रूप में अपने काम को धैर्यपूर्वक और पूरी तरह से निपुणता से किया। उन्होंने अपना पैसा खर्च करने से पहले कमाया। न्यूयॉर्क में उन्हें इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि वे अपना काम दूसरों से बेहतर करते थे। वे सत्यनिष्ठ, शांत, ईमानदार और मेहनती थे। अगर उन्होंने कोई नौकरी की तो उसे तय समय पर और तय तरीके से पूरा करते थे। उन्होंने कोई पैसा उधार नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं लिया और किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं झेली। उनका जन्म आयरलैंड के उत्तर में लंदनडेरी से बहुत दूर नहीं हुआ था और उनकी रगों में स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन खून बहता था। अब मैं पैसे कमाने वालों के मामले में सबसे प्रतिष्ठित नाम पर आता हूं, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका। मिस्टर जॉर्ज पीबॉडी सिर्फ पैसे के शिकारी नहीं थे और पैसे कमाने वाले लोगों के इतिहास में अपने परोपकार के लिए सम्मान के पद के हकदार हैं। उनका जन्म मैसाचुसेट्स में हुआ था और वे मूलतः एक स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यक्ति थे। जिला विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखने के बाद 4 साल तक एक किराने की दुकान में काम करने के बाद और वर्मोंट में अपने दादा के साथ देहाती जीवन में 1 और साल बिताने के बाद वे अपने भाई डेविड के पास चले गए, जिन्होंने न्यूब्रीपोर्ट में एक ड्रेपरी या ड्राई गुड्स की दुकान खोली थी। कुछ महीनों बाद आग लगने से यह बंद हो गया, जिसने पीबॉडी की दुकान और शहर के अधिकांश अन्य घरों को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से इस मोड़ पर एक चाचा, जो कोलंबिया जिले के जॉर्ज टाउन में बस गए थे, युवा जॉर्ज को अपना वाणिज्यिक सहायक बनने के लिए आमंत्रित किया और वे उनके साथ कुछ साल रहे और व्यवसाय का अधिकांश हिस्सा संभालते रहे। मई 1812 में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश बेड़ा पोटोमैक तक आया, तो इस युवा व्यापारी क्लर्क ने अपने समय के अन्य लोगों के साथ देशभक्त सेना में स्वेच्छा से भाग लिया और एक सच्चे नागरिक सैनिक के रूप में पोर्ट वाबर्टन की रक्षा में कुछ महीने सेवा की। छोटा युद्ध समाप्त होने के बाद उनके सिद्ध कौशल और परिश्रम ने उन्हें एक नई संस्था में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। ये एलिशा रिक्स की संस्था थी, जो संघ के मध्य राज्यों में सूखे माल की बिक्री शुरू करने वाली थी। रिक्स ने पूंजी ढूंढी, जबकि पीबॉडी ने काम किया और फर्म ने तुरंत अपार सफलता हासिल की। पीबॉडी बैगमैन के रूप में काम करते थे और अक्सर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के पश्चिमी जंगलों या मैरीलैंड और वर्जीनिया के बागानों में घूमते थे। अगर कहीं और नहीं तो किसानों या सज्जन दासस्वामियों के साथ रहते थे और इस तरह हर वर्ग के लोगों और हर तरह के रहन सहन से परिचित होते थे। वास्तव में दक्षिणी संबंध इतनी तेजी से बढ़े कि घर को बाल्टीमोर में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि इसकी शाखाएं 7 साल बाद फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क में स्थापित की गई। लगभग 1830 में जब मिस्टर रिक्स व्यवसाय से सेवानिवृत्त हुए, तो मिस्टर पीबॉडी ने खुद को अमेरिका के घरेलू व्यापार में सबसे बड़ी व्यापारिक फर्मों में से एक के प्रमुख के रूप में पाया। लेकिन मिस्टर पीबॉडी ने इस समय तक खुद को एक बेहतरीन ईमानदारी, विवेक और सार्वजनिक भावना वाले व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। उन्होंने किसी राजनीतिक पद की लालसा नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी के वोटों की मांग नहीं की, उन्होंने किसी कॉकस की सेवा नहीं की, उन्होंने किसी मंच पर अपना पैर नहीं रखा, लेकिन अमेरिकी गुटों के संघर्ष से खुद को अलग रखा। 1827 में उनकी पहली लंदन यात्रा हुई। हालांकि वे अभी भी बाल्टीमोर फर्म में मुख्य भागीदार थे। 1843 में उन्होंने खुद को यहां दूसरों के साथ वॉनफोर्ड कोर्ट, सिटी के जॉर्ज पीबॉडी एंड कंपनी की शैली में व्यापारी और मनी ब्रोकर के रूप में स्थापित किया। मैरीलैंड राज्य द्वारा अपनी साख को बहाल करने के लिए साधन प्राप्त करने के लिए नियुक्त 3 आयुक्तों में से एक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाओं के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य उन्हें अपना विशेष धन्यवाद देने से कम नहीं कर सका। अंत तक उन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना स्नेह बनाए रखा और क्रिस्टल पैलेस में एक तरह के सार्वजनिक भोज के साथ 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते थे।
मिस्टर पीबॉडी एक शानदार दाता और धन कमाने वाले के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को उतना ही देखा था जितना कि समाज और यात्रा के आदि अधिकांश बुजुर्ग व्यवसायी लोग देखते हैं, और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक व्यक्ति को बढ़िया घरों, भव्य उपकरणों, आलीशान पार्कों और प्राचीन या आधुनिक समय की बेहतरीन कलाकृतियों से भरी दीर्घाओं या निश्चित रूप से धन के होने से मिलने वाली सामाजिक स्थिति से खुशी नहीं मिलती। उन्होंने पाया कि इनमें से कोई भी चीज एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकती। हालांकि अगर उनके पास ये चीजें हों और उनसे वंचित हो जाएं, तो ये नुकसान उन्हें वास्तव में दुखी कर देगा। मिस्टर पीबॉडी ने सोचा कि उन्हें खुशी पाने का एक और पक्का तरीका पता है, और वह था अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को अपने कम भाग्यशाली साथियों की भलाई के लिए समर्पित करना। जैसा कि अपेक्षित था, उनके द्वारा किए गए कुछ पहले आर्थिक उदारतापूर्ण कार्यों में अमेरिकी भावना थी। 1851 की महान प्रदर्शनी के समय उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान की व्यवस्था के लिए आवश्यक राशि तुरंत प्रदान की। अगले वर्ष वे सर जॉन फ्रैंकलिन की खोज में आर्कटिक सागर में अभियान की योजना बनाने में न्यूयॉर्क के जहाज मालिक मिस्टर हेनरी ग्रिनेल के साथ शामिल हो गए। उसी वर्ष उन्होंने अपने मूल स्थान डेनवर में एक निःशुल्क पुस्तकालय और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए एक बड़ा दान दिया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,00,000 पाउंड कर दिया गया। 1857 में 20 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद वे अपनी जन्मभूमि पर फिर से आए। इस अवसर पर उन्होंने बाल्टीमोर में एक निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय के साथ विज्ञान और कला को समर्पित एक महान संस्थान बनाने के लिए 1,00,000 पाउंड दिए। इस इमारत की आधारशिला 1858 में रखी गई थी और तब संरचना पूरी हो गई थी, लेकिन उस समय चल रहे गृह युद्ध के कारण इसका उद्घाटन विलंबित हो गया था। युद्ध के समापन के बाद ही इसे अंततः उन उद्देश्यों के लिए समर्पित किया गया जिनके लिए इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद मिस्टर पीबॉडी ने संस्थान को दूसरा 1,00,000 पाउंड दिया। 1862 में मिस्टर पीबॉडी ने लंदन के गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए 1,50,000 पाउंड का शानदार दान दिया, और ट्रस्टियों ने, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तुरंत ही उस पैसे को महान दाता की इच्छा के अनुसार कामगारों के लिए आदर्श आवासों के निर्माण में लगा दिया। 1866 में उन्होंने निधि में एक और 1,00,000 पाउंड जोड़ा, और 1868 में उन्होंने ब्रिक्सटन में लगभग 15 एकड़ जमीन, हडसन की खाड़ी कंपनी में 5,642 शेयर और नकद में 5,405 पाउंड, कुल मिलाकर 1,00,000 पाउंड का एक और दान दिया। इस प्रकार लंदन के गरीबों को उनके दान का मूल्य 3,50,000 पाउंड हो गया। मिस्टर पीबॉडी की अंतिम इच्छा और वसीयतनामा, जो उनके अंतिम संस्कार के दिन खोला गया था, उनके निष्पादकों सर कर्टिस सैम्पसन और सर चार्ल्स रीड को पीबॉडी फंड में 1,50,000 पाउंड की अतिरिक्त राशि लगाने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार इस तरह से उपयोग की गई राशि $500,000 स्टर्लिंग हो गई। एक निजी नागरिक की ओर से इस असाधारण उपकार को ग्रेट ब्रिटेन में स्वीकार किया गया। लंदन शहर की स्वतंत्रता मिस्टर पीबॉडी को निगम द्वारा प्रदान की गई थी। महारानी उन्हें बैरोनेटसी या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द बाथ की पेशकश करने से संतुष्ट नहीं थी, जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्हें एक आभार पत्र लिखा और उन्हें विंडसर में उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। 1866 में अपने मूल देश की दूसरी यात्रा से ठीक पहले उन्हें महारानी से अपना एक सुंदर लघु चित्र उपहार में मिला, जिसे सबसे महंगी शैली में फ्रेम किया गया था, जिसे उन्होंने डेनवर में पीबॉडी संस्थान में जमा कर दिया। मिस्टर पीबॉडी को उनकी मृत्यु से पहले जो अंतिम सार्वजनिक सम्मान दिया गया, वो था प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा रॉयल एक्सचेंज के पीछे स्टोरी की खुद की बेहतरीन कांस्य प्रतिमा का अनावरण। मिस्टर पीबॉडी 3 साल तक अपनी जन्मभूमि में रहे। इस दौरान उन्होंने अपने दान की राशि में काफी वृद्धि की और 1 या 2 से अधिक महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने दक्षिण में अश्वेतों और गोरों की शिक्षा के लिए $2,000,000 दिए,
येल और हार्वर्ड कॉलेजों में अमेरिकी अवशेषों के संग्रहालयों के लिए $3 लाख दिए। सले में एक निःशुल्क संग्रहालय के लिए $50,000 दिए। केनियन कॉलेज के लिए बिशप मैकलेक्सम को $25,000 दिए और मैरीलैंड राज्य को $2,30,000 की राशि भेंट की। उन्होंने अपनी मां के लिए एक स्मारक चर्च पर $1 लाख खर्च किए और अपने परिवार के सदस्यों के बीच $2,000,000 वितरित किए। अमेरिका में सार्वजनिक संस्थाओं को दिए गए उनके कई बड़े दान के सम्मान में मिस्टर पीबॉडी को मार्च 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेष धन्यवाद प्रस्ताव मिला। उनकी मृत्यु लंदन में अपने मित्र 6 कर्टिस सैम्पसन के घर ईटन स्क्वायर में उनकी उम्र के 70वें वर्ष में हुई। अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एब्बे में हुआ। हालांकि मृतक की इच्छा के अनुसार बाद में शव को अमेरिका ले जाया गया। ताबूत के ढक्कन पर निम्नलिखित शिलालेख था। जॉर्ज पीबॉडी 18 फरवरी 1795 को मैसाचुसेट्स के डेनवर में जन्मे। 4 नवंबर 1869 को इंग्लैंड के लंदन में निधन हो गया। शेषों को महारानी के बुर्ज जहाज मोनार्क में अमेरिका ले जाया गया। न्यूयॉर्क के ड्राई गुड्स व्यापारी स्वर्गीय मिस्टर A.T. स्टीवर्ट ने हाल ही में उस शहर में बनकर तैयार हुए महान वर्किंग वुमन होटल में अपने प्रशासनिक कौशल का एक अनोखा स्मारक छोड़ा है। पुरुष और महिला दोनों तरह के श्रमिकों के एक बड़े नियोक्ता के रूप में मिस्टर स्टीवर्ट इस बात से प्रभावित हुए कि तुलनात्मक रूप से नए शहरों में भी कामकाजी लोगों को रहने की जगह खोजने में कितनी कठिनाई होती है। तेजी से बढ़ते न्यूयॉर्क में व्यावसायिक परिसरों की लगातार बढ़ती मांग ने आबादी को द्वीप पर ऊपर की ओर धकेल दिया है, जब तक कि एक के बाद एक फैशनेबल सड़कें दुकानों और कार्यालयों में परिवर्तित नहीं हो गई और काफी संपन्न लोगों ने दूर दूर तक अपने लिए सुंदर आवास बना लिए हैं। ये किसी भी तरह से घर के मालिकों के लिए एक लाभहीन परिवर्तन नहीं रहा है। शहर के उस हिस्से में एक घर के लिए मिलने वाला मुआवजा शहर के उस हिस्से में एक सुंदर घर बनाने और उसे सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त है, जो अभी भी निजी आवासों के लिए समर्पित है। लेकिन निवासियों के गरीब वर्गों के लिए इस तरह के तेज बदलाव और विकास ने थोड़ा दमनकारी नहीं किया है। लंदन की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से और अचानक कामगार लोगों को अपने द्वारा पहले इस्तेमाल की जाने वाली जगह से बाहर धकेल दिया गया है, लेकिन वे इतने मूल्यवान हो गए हैं कि उनके साधारण घरों में रहना संभव नहीं है। लंदन में अपने भाइयों की तरह वे या तो उपनगरों में चले गए हैं और पाया है कि सुबह और शाम की थकाऊ यात्रा ने जीवन की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, या उन्होंने बड़े घरों में शरण ली है जो विशेष रूप से कारीगर परिवारों के रहने के लिए बनाए गए हैं। इस बात की दिशा में अंग्रेजी और अमेरिकी दोनों प्रयोग बहुत सफल रहे हैं। अभ्यास ने बड़े किराए के घरों के साथ साथ कारीगरों और मजदूरों के कॉटेज बनाने का उचित सिद्धांत सिखाया है, और मजदूर परिवार शायद पहले की तुलना में कम आरामदायक और निश्चित रूप से अधिक स्वस्थ तरीके से रह रहा है। अकेले आदमी की भी देखभाल की जाती है, लेकिन अकेली महिला को अब तक कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। यह स्पष्ट है कि एक घर में हमेशा उसकी जरूरत से ज्यादा जगह होती है और वह जितना खर्च कर सकती है उससे ज्यादा पैसे खर्च करती है, और यह भी उतना ही स्पष्ट है कि अपना खाना अलग से पकाने में वह समय, भोजन और ईंधन बर्बाद कर रही है। इनमें से कुछ आपत्तियां शायद 4 या 5 महिलाओं के साथ मिलकर दूर की जा सकती है, लेकिन उनकी आम भावना कभी भी विभाजित शासन या जिम्मेदारी के पक्ष में दृढ़ता से प्रकट नहीं हुई है। लोगों से एक साथ कमरा मांगना, जैसा कि अमेरिका में कहा जाता है, मानव स्वभाव को एक कठोर परीक्षा में डालना है, जिसका सामान्य परिणाम यह होता है कि अस्थायी दोस्त अपने जीवन के बाकी समय में एक दूसरे से फिर कभी बात नहीं करते। मानवीय सहानुभूति पर इस तनाव को कम करने के लिए ही मिस्टर स्टीवर्ट ने वर्किंग विमेन होटल की परिकल्पना की थी, जिसका निर्माण वे देखने के लिए जीवित नहीं रहे। डेली न्यूज के एक लेखक ने कहा, लगाए गए मूल्यों और लागू किए गए नियमों को देखते हुए न्यूयॉर्क में जिन कामकाजी महिलाओं के लिए ये शानदार होटल बनाया गया है, वे फैक्ट्री या काम करने वाली लड़कियों से कुछ ऊपर की श्रेणी की है। भोजन और अलग कमरे के लिए प्रति सप्ताह $7
या एक ही कमरे में 2 लोगों के रहने पर प्रति व्यक्ति $6 एक ऐसी कीमत है जो एक साधारण कामकाजी महिला की पूरी कमाई को समाहित कर लेगी। जब ये याद किया जाता है कि अब एक कागजी डॉलर का मूल्य सोने के डॉलर के मूल्य के 1 अंश के भीतर है और गृह युद्ध के बाद से मुद्रा के संकुचन के साथ मजदूरी और अन्य चीजों की कीमतों में गिरावट आई है, तो ये देखना आसान नहीं है कि होटल अपने ग्राहकों को किस वर्ग की कामकाजी महिलाओं से आकर्षित करेगा। ट्रेडों में काम करने वाली महिलाएं स्पष्ट रूप से $7 प्रति सप्ताह में दिए जाने वाले आराम की आकांक्षा नहीं कर सकती है, और ये संदिग्ध है कि जो लोग उस राशि का भुगतान करने की स्थिति में हैं, वे बॉर्डर्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार करेंगे या नहीं। मांगी गई राशि के लिए वे वर्तमान समय में आसानी से कहीं और भोजन प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत संभावना है कि होटल में दिए जाने वाले भोजन और आवास होटल में मिलने वाले भोजन छोटे बोर्डिंग हाउसों में मिलने वाले भोजन से कहीं बेहतर हैं, जिनसे न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन और जर्सी सिटी के बाहरी इलाके भरे पड़े हैं। लेकिन खाने पीने और सोने को महिलाएं कम से कम अमेरिका में पुरुषों की तुलना में कहीं कम गंभीरता से लेती है। वर्किंग विमेन्स होटल के नियमों का कोड एक मनोरंजक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब किसी अमेरिकी को होटल चलाने के ऊंचे और महत्वपूर्ण पद पर बुलाया जाता है तो उस पर कितनी गंभीरता आती है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में वो सहज और अच्छे स्वभाव का होता है, लेकिन जब नियति उसे होटल चलाने के लिए मजबूर करती है तो वो अचानक एक तानाशाह में बदल जाता है। नए होटल में मेहमानों को सूचित किया जाता है कि आगंतुकों के स्वागत के लिए 8 बड़े पार्लर उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें प्रबंधक की स्पष्ट अनुमति के बिना अन्य कमरों या पार्लरों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्दिष्ट 8 पार्लर वास्तव में एक क्लब में अजनबियों के कमरों के अनुरूप है। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया है कि सभी रहने वालों की सहमति के बिना किसी भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कमरों में कपड़े धोने की अनुमति नहीं होगी और कि कोई भी सिलाई मशीन या काम करने वाला उपकरण उनके अंदर नहीं लाया जाएगा। ये अंतिम विनियमन कठोर लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य शायद उन लोगों को परेशानी से बचाना है जो सिलाई नहीं करते हैं। सिलाई मशीन एक अप्रिय पड़ोसी है, ये सच है, लेकिन रॉकिंग चेयर भी है। फिर भी ये संदेह हो सकता है कि क्या इस अंतिम नए संस्था पर शासन करने वाला तानाशाह भी फर्नीचर के उस घातक सामान को वर्जित करने के कार्य के बराबर साबित होगा। जानवरों को सख्ती से बाहर रखा जाएगा। कोई भी कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या अन्य पालतू जानवर पीड़ित नहीं होंगे। भोजन निश्चित समय पर परोसा जाएगा। गैस बंद कर दी जाएगी और होटल 11:30 बजे बंद हो जाएगा। क्या इस कोड को अमेरिकी कामकाजी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो बोर्ड और लॉजिंग के लिए साप्ताहिक 24S से 28S का भुगतान करने में सक्षम है? ये देखना बाकी है। एक स्टोर में उच्च महिला क्लर्क एक नियम के रूप में चरित्र की महान शक्ति के साथ उपहार में दी गई है और समाज के एक काफी शिक्षित, आत्मनिर्भर और मेहनती सदस्य के रूप में अपनी स्वतंत्रता की भावना को प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार है। वो जल्दी होगी नए होटल द्वारा दिए जाने वाले लाभों को समझने के लिए, लेकिन कम से कम ये संभावना है कि वो उन प्रतिबंधों से उतनी ही जल्दी नाराज होगी जो उसकी संप्रभु इच्छा और खुशी पर लगाए जाने की कोशिश की गई है। कुछ समय पहले एक गरीब अमीर आदमी सिनसिनाटी में मर गया और उसने 5 लाख स्टर्लिंग से भी अधिक की संपत्ति छोड़ी। वो एक गली में एक छोटे से कमरे में रहता था, फटे पुराने कपड़े पहनता था और एक दरिद्र आवारा की तरह दिखता था, और फिर भी उसके पास 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन थी। सिनसिनाटी के एक अन्य नागरिक ने भी शहर को अपना बहुमूल्य कला संग्रह, जिसकी कीमत 40,000 पाउंड थी, इस शर्त पर भेंट करने की पेशकश की कि इसे संग्रहित करने के लिए एक अग्निरोधी इमारत बनाई जाए। ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के पीटर कूपर, जो अब 1878 अपने 88वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, की संपत्ति 2,000,000 पाउंड है। उन्होंने एक कोचमेकर के प्रशिक्षु के रूप में जीवन शुरू किया,
लेकिन एक बेहतर किस्म के गोंद का आविष्कार करने के बाद जो आम इस्तेमाल में आया, उसने जल्दी ही बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली। अमेरिका में आगे बढ़ने का आखिरी उदाहरण कार्ल शूर्स के मामले में पाया जा सकता है, जो अब 1878 अमेरिका में राज्य सचिवों में से एक है। कार्ल शूर्स का इतिहास एक रोमांस की तरह है, क्योंकि घुमक्कड़ यूलिसिस, जो उस समय के अपूर्ण भौगोलिक ज्ञान द्वारा संकीर्ण सीमाओं तक सीमित था, उसे कभी भी अपने आधुनिक अनुकरणकर्ता के लाभों का 10वां हिस्सा नहीं मिला, जो विभिन्न देशों और विभिन्न भाषाओं के बीच चौकस भटकने में था। नहीं व्यापक रूप से अलग अलग जातियों के आचार व्यवहार और उनकी जलवायु पर ध्यान देने में। 1829 में कोलोन के पास जन्मे और पहले इसके व्यायामशाला में और बाद में बॉन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले कार्ल शूर्स ने उच्च शैक्षिक लाभों का आनंद लिया, जिससे स्वाभाविक रूप से अध्ययनशील होने के कारण उन्हें बहुत लाभ हुआ। जब वो केवल 19 वर्ष का था, तो अपने प्रोफेसर किंकेल के प्रभाव में वो अपनी भावनाओं में एक क्रांतिकारी बन गया और वर्ष 1848 में, जो यूरोप में आई क्रांतिकारी लहर के लिए यादगार था, उसने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर उन सिद्धांतों की वकालत करने के लिए एक पत्रिका की स्थापना की। इस पत्रिका के वो कुछ समय के लिए एकमात्र संपादक थे। जब 1849 के वसंत में बॉन में असफल विद्रोही प्रयास किया गया, जिसमें उन्होंने और प्रोफेसर ने भाग लिया, तो वे दोनों एक साथ पैलेटनेट भाग गए। यहां हमारे युवा छात्र ने सहायक के रूप में क्रांतिकारी सेना में शामिल होकर सरकारी सैनिकों के खिलाफ रास्टाट की रक्षा में सहायता की। उस स्थान के आत्मसमर्पण के बाद वो स्विट्जरलैंड भाग गया, लेकिन जल्द ही अपने मित्र प्रोफेसर किंकेल को स्पांडो के किले से छुड़ाने के लिए वापस लौट आया। इस प्रयास में वो सफल रहा। 1851 में हम युवा क्रांतिकारी को पेरिस में जर्मन पत्रिकाओं के संवाददाता के रूप में और थोड़े समय बाद लंदन में 1 साल के लिए जर्मन भाषा में पाठ देते हुए पाते हैं। लेकिन निर्वासन यूरोप से ऊब गया था और उसकी इच्छा उसे अमेरिका ले गई, जहां वो भाषा से अनभिज्ञ था और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास नकदी की कमी थी। लेकिन उसने दोनों कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना किया। उसने 3 साल फिलाडेल्फिया के शांत क्वेकर शहर में बिताए, जहां उसने पढ़ाया, सीखा और लिखा, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में एक बड़ी जर्मन आबादी है। फिर वे पश्चिम की ओर चले गए। पहले विस्कॉन्सिन गए, जहां उन्होंने 1856 के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पक्ष की ओर से जर्मन में भाषण देकर एक राजनीतिक पक्षपाती के रूप में अपना करियर शुरू किया। वो उस वर्ष विस्कॉन्सिन के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए एक असफल उम्मीदवार भी थे। देश में 1 से 4 साल तक तेजी से काम करना। अंग्रेजी भाषा में उनका पहला सार्वजनिक भाषण 1858 में था, जिसके आसपास उन्होंने कानून का अभ्यास शुरू किया था। 1859 में उन्होंने न्यू इंग्लैंड राज्यों के माध्यम से एक व्याख्यान यात्रा की, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में, जैसा कि मुझे एक लेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है, बहुत अपूर्ण रूप से बात की। अब वो पूरी शुद्धता के साथ भाषा बोलते हैं और एक मुश्किल से बोधगम्य उच्चारण। 1860 में वो नेशनल रिपब्लिकन कन्वेंशन के एक प्रभावशाली सदस्य थे और लिंकन के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रचार के दौरान मुख्य वक्ताओं में से एक थे। मिस्टर लिंकन द्वारा स्पेन में मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने जल्द ही घर लौटने और गृह युद्ध में भाग लेने के लिए उस पद से इस्तीफा दे दिया। संघीय सेना में सैन्य टुकड़ी का एक बड़ा हिस्सा जर्मनों का था। जर्मन आप्रवासियों का बड़ा हिस्सा उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बसा हुआ था। दक्षिण में वास्तव में बहुत कम थे। ये घर पर एक क्रांतिकारी कैरियर का एक अजीब परिणाम था कि मिस्टर शूरस को अपने दत्तक देश में विद्रोह को दबाने में इतनी जल्दी शामिल होना पड़ा। वो संघीय सेवा में मेजर जनरल के पद तक पहुंचे और दूसरे बुल रन की लड़ाई में भाग लिया, और जहां स्टोनवेल जैक्सन ने चांसलरविले में संघियों को हराया, वो चट्टानूगा और गेटिसबर्ग की लड़ाई में भी शामिल थे। युद्ध के अंत में वो कानून के अभ्यास में लौट आए
और वाशिंगटन संवाददाता के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में समाचार पत्र प्रेसे जुड़े। जब 1866 में राष्ट्रपति लिंकन की हत्या के बाद एंड्रयू जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने दक्षिणी देश की वास्तविक स्थिति का दौरा करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए कार्ल शूर्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया, जो उस समय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में था। इस मिशन से लौटने पर हमारे जर्मन यूलिसिस मिशिगन के डेट्रॉइट चले गए, जहां उन्होंने एक समाचार पत्र की स्थापना की। अगले वर्ष वे मिसौरी के सेंट लुइस शहर में फिर से चले गए, जहां उन्होंने एक जर्मन समाचार पत्र की स्थापना की। 1868 में दोनों भाषाओं में जनरल ग्रांट के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और 1869 में मिसौरी से 6 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर चुने गए। जनरल ग्रांट की नीति और सार्वजनिक मामलों के संचालन के तरीके से असहमत होकर मिस्टर शूर्स उनके प्रशासन के विपक्ष में चले गए और होरेस ग्रीली के साथ मिलकर, जो खुद एक उन्मूलनवादी और रिपब्लिकन थे, ग्रांट की स्पॉइल्स पार्टी के विपरीत लिबरल रिपब्लिकन की एक सुधार पार्टी स्थापित करने की कोशिश की। मिस्टर शूर्स सिंसिनाटी रिपब्लिकन कन्वेंशन में पीठासीन अधिकारी थे, जिसने होरेस ग्रीले को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था, और तब से उनका करियर निरंतर सफलताओं से भरा रहा है। नए राज्यों में, साथ ही पुराने राज्यों में, ये अमेरिकी धन निर्माता फलते फूलते हैं। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, मैंने सुना है कि मार्क हॉपकिंस, महान कैलिफोर्निया रेलवे करोड़पति, 3,000,000 पाउंड से अधिक के साथ मर गया है और उसकी वसीयत नहीं मिल रही है। वसीयत के अभाव में उसकी विधवा 2/3 संपत्ति लेती है और उसके 2 भाई शेष। ये कहा जा सकता है कि धन कमाना भाई जोनाथन और उनके विशाल और आगे बढ़ने वाले कबीले की मुख्य विशेषता है।